नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, यदि आप रेलवे एग्ज़ाम 2024-25 को टारगेट कर रहे हो, जनरल साइंस की ये सीरीज़ आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अपन स्टार्ट करने वाले हैं, आगाज़ करने वाले हैं रेलवे एग्ज़ाम आने वाले जो 2024 में आपके टेक्नीशियन एएलपी के बाद एनटीपीसी ग्रुप डी जैसे एग्जाम होंगे, जिसमें साइंस का सबसे अधिक वेटेज है। रेलवे एग्जाम में आपको पता है ग्रुप डी में 25 क्वेश्चंस एग्जैक्टली साइंस के पूछे जाते हैं, वो भी जनरल साइंस के 9th और 10th के एनसीईआरटी बेस्ट मैक्सिमम 90% क्वेश्चंस रहते हैं। एनटीपीसी में 8 से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर पर बेस पर, ये सभी आपको बता रहा हूँ। आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल में 10 सवाल प्रत्येक पारी में पूछे जाते हैं। आरआरबी टेक्नीशियन सीबीटी 1 में 40 क्वेश्चन साइंस के रहेंगे आपके 9th-10th के बेस पर। एएलपी सीबीटी फर्स्ट में 20 क्वेश्चन साइंस के। तो साइंस के इन सभी जो सवाल है, इनमें मैक्सिमम क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आते हैं, और एनसीईआरटी में भी अपन और थोड़ा डीपली जाएंगे, वो जाएंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की तरफ। तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एनसीईआरटी की एक और सहायक टेक्स्ट बुक नहीं कहूँगा, एक सवालों की बुक है, प्रैक्टिस की बुक है, जो एनसीईआरटी की ऑफिशियल बुक है। ऐसा नहीं कोई अदर पब्लिशर है इसको पब्लिश कर रहा है, ये एनसीईआरटी की ही बुक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल। और यहाँ से अपन स्टार्ट करने वाले हैं सामान्य विज्ञान का ये वीडियो नंबर 1 रहेगा, जिसमें शुरुआत करेंगे अपन क्लास 9th के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। जीवन की मौलिक इकाई यानी अपना शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिका से। तो यहाँ से अपन शुरुआत करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 9th यूनिट 5 जीवन की मौलिक इकाई। क्लास 9 में टोटल कितने साइंस के चैप्टर हैं वो बताएंगे इस वीडियो में। अब इस वीडियो का कंटेंट क्या रहने वाला है, औरों से हटकर क्यों? क्योंकि आप पता है एनसीईआरटी एग्जाम पर तो आपको यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो मिल जाएगी, लेकिन अपना विशेष फोकस रहेगा रेलवे एग्जाम। और रेलवे एग्जाम ग्रुप डी 2022 में जो एग्जाम हुआ था, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पर आधारित ही सवाल पूछे गए थे। और यदि सवाल साइंस में कहीं से भी आते हैं, यहाँ से आपके एग्जाम्पलर से एक कंसेप्ट क्लियर होता है, एक अवबोध वाला, समझ वाले सवाल यहाँ पर आप क्लियर कर पाएंगे इस वीडियो से। तो वीडियो में कंटेंट आपका रहेगा जो अभी ये सेल वाला टॉपिक है, कोशिका वाला, इसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लगभग 59 सवाल हैं। 59 में से 52 सवाल जो इम्पोर्टेंट हैं वो इस वीडियो में रहेंगे, जिसमें आपके एमसीक्यू बहुविकल्पीय सवाल भी रहेंगे, लगभग 29 के आसपास बहुविकल्पीय है, लघुत्तरात्मक और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारे इंक्लूड हैं। और इन सवालों के अतिरिक्त एनसीईआरटी जो क्लास 9 की टेक्स्ट बुक है सेल की, उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके अतिरिक्त कोई रह गया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो फैक्ट भी इंक्लूड है। और ये सभी सवाल है ना, इसमें डायरेक्टली आंसर न बताकर एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उस पर आधारित अपने फैक्ट रहने वाले हैं। और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की ऑल इंपॉर्टेंट इमेजेज आपको पता है, साइंस आप कवर कर रहे हो और उसमें भी इमेज से आपका कंसेप्ट बेहतर ढंग से क्लियर होता है। और 2022 के रेलवे एग्जाम में मैंने देखा था इमेज से डायरेक्टली सवाल भी पूछे गए, तो इमेज भी यहाँ पर इंक्लूड रहेगी। सभी कोशिकाओं के नाम जो इस कोशिका वाले चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, जो इस बुक में नहीं था लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, सभी कोशिकाओं के खोजकर्ता कौन है वो भी इस वीडियो में कवर करेंगे लास्ट में। तो कोशिका से अपन शुरुआत करने वाले हैं। इस टाइप से आपका पूरा सवाल रहेंगे। वैसे जो ऑफिशियल एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर वाली बुक है उसमें इस टाइप से आपके अध्याय वाइज क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चंस को मैंने टाइप करके, और वैसे आपको सवाल अलग मिलेंगे एनसीईआरटी की बुक में और आंसर अलग मिलेंगे, दोनों एक साथ आपकी सहूलियत के लिए ये आपको पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पर मिल जाएगा। न्यू कैंडिडेट जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो सेल में इस टाइप से आप देखेंगे एमसीक्यू के ये सभी सवाल वेरी इंपॉर्टेंट हैं और इस प्रकार कूट वाले सवाल हैं, और आप यहाँ पर सवाल देखते ही कंसेप्ट सीखने के लिए एक तरीके से मजबूर हो जाएंगे। लघुत्तरात्मक जो सवाल इंपॉर्टेंट है वो कवर है इस टाइप से, इस पर 59 है, इसमें 52 इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर लिए गए हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की ये ऑफिशियल साइट है, इसमें आप साइंस का देखेंगे तो विज्ञान के आपको टोटल ये 15 यूनिट मिल जाएंगे। इन 15 यूनिट का अपन एक एक करके सारे वीडियो सॉल्यूशन करेंगे 9th के, और 9th का आप कंप्लीट होते ही आपका 10th का स्टार्ट हो जाएगा। 9th में विशेषकर फिजिक्स वगैरह के आपके काफ़ी ज़्यादा टॉपिक आपको मिलेंगे साइंस में, फिजिक्स के बल एवं गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण कार्य, ऊर्जा, ध्वनि। उसके बाद 10th के अपन देखेंगे विज्ञान में, ये 10th के टॉपिक है, लगभग 16 के आसपास टॉपिक है 10th के। तो 31 वीडियो में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा।
एनसीईआरटी का पूरा एग्जाम्पलर और टेक्स्ट बुक की सहायता से अपन एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड करते हुए, ताकि कोई भी कंटेंट आपसे मिस न हो एक तरीके से। पहला सवाल आपके समक्ष, निम्नलिखित में किसे क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है? जीवाणु, अमीबा, विषाणु, शुक्राणु। क्रिस्टल फॉर्म में केवल यहाँ पर विषाणु को बना सकते हैं, क्योंकि क्रिस्टल आपको पता है उन ठोसों को कहते हैं जिनके अणु, परमाणु या आयन एक व्यवस्थित क्रम में लगे होते हैं। जिस प्रकार बर्फ का जो एक क्रिस्टल फॉर्म में रहता है, बर्फ है ना, आइस क्रिस्टल फॉर्म में रहेंगे जिसमें अणु, परमाणु हैं, एक व्यवस्थित क्रम में रहते हैं, तथा यही क्रम सभी तरफ है वो दोहराया जाता है, रिपीट होता है। तो विषाणु जब इनएक्टिव होता है, आपको पता होना चाहिए वायरस कब खतरनाक होता है, जब वो आप में प्रवेश करेगा, किसी जीवित जीव में वो प्रवेश करेगा ना, तो अपने आप को वो मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ेगा। नहीं तो बिल्कुल निष्क्रिय रहता है, निर्जीव रहता है। सजीव और निर्जीव के मध्य योजक कड़ी है, क्योंकि जब सजीव के शरीर में प्रवेश करता है तभी वो एक्टिव हो पाता है। तो वायरस का निष्क्रिय रूप क्रिस्टल में परिवर्तित हो सकता है। जब वायरस इनएक्टिव हो, किसी सजीव में प्रवेश न किया हो, तब वो वायरल कण उसमें रहते हैं, वो एक व्यवस्थित क्रम में लगे रहते हैं और वो एज ए क्रिस्टल फॉर्म में रहेगा। तो वायरस करेक्ट है। अगला सवाल देखें, उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपकी कैसी प्रैक्टिस चल रही है रेलवे एग्जाम की। अभी तक आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपके सामने बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है टेक्स्ट बुक की तरफ से। यदि आप रेलवे जैसे एग्जाम को टारगेट कर रहे हो और रेलवे के प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं लगा रहे हो, तो आपको युद्ध में प्रवेश करने से पहले सामने वाले की ताकत, दुश्मन की ताकत का अंदाज़ा कैसे होगा, एग्जाम पेपर से पहले एग्जाम का अनुभव कैसे प्राप्त होगा, मैक्सिमम एग्जाम देने का जो एक्सपीरियंस है और कैंडिडेट से आगे कैसे जाएंगे, वो प्रीवियस ईयर के पेपर से, मॉक टेस्ट से जितना हो सके टेक्स्ट बुक से जोड़ सकते हो, जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट रेलवे में अब तक एनटीपीसी के, ग्रुप डी के जो भी ऑनलाइन एग्जाम हुए ना, सीबीटी एग्जाम्स के पेपर एज ए मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिएगा और उस पर आधारित टेस्ट दीजिएगा। तो टेक्स्ट बुक का पास प्रो, जिसमें 1 साल की वैलिडिटी में, ईयरली पास प्रो में रेलवे के अतिरिक्त एसएससी, बैंकिंग, स्टेट वगैरह एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, एक बार पास ले लिया, 1 साल की वैलिडिटी में आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट दे पाएंगे। कूपन कोड के रूप में टीटीजी के यूज़ कर लेना, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अब 10 नहीं 12% का डिस्काउंट चल रहा है टीटीजी के कूपन कोड से। तो न्यू कैंडिडेट अब तक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डेमो वीडियो की लिंक है, किस टाइप से टेक्स्ट बुक पे टेस्ट लगाना है, टेक्स्ट बुक पास ज्वाइन करना है, वो आप चेकआउट कर लेना, क्योंकि लाखों कैंडिडेट ऑलरेडी इसका फायदा उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 50% तैयारी आपके मॉक टेस्ट से ही कंप्लीट हो पाती है, और मॉक टेस्ट जितना आप देंगे आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा और टाइम मैनेजमेंट बेहतर होगा, आपको पता चलेगा कहाँ आप वीक हो। सेकंड सवाल आपके समक्ष, कोशिका फूल जाएगी। अब इस कंसेप्ट पर आधारित है, आने वाले 4 से 5 सवाल इस वीडियो में मिल जाएंगे। कोशिका क्यों फूल जाएगी, विकल्प देखिएगा। कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता उसके बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक हो। अब कोशिका के अंदर जल ज़्यादा है, मान लेते ये कोशिका अंदर ज़्यादा बोल रहा है और बाहर कम है, उस केस में कोशिका के अंदर से जल तो बाहर चला जाएगा, तो कोशिका सिकुड़नी चाहिए। तो यहाँ बोल रहा है कोशिका फूल रही है, इस कारण तो नहीं फूलेगी। कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक हो। बाहर ज़्यादा जल के अणु हैं, इसका मतलब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ ये विलायक के अणु आएंगे, जल आएगा, विलायक आएगा, यही तो रहता है आपके प्रासरण, और इसके द्वारा ही कोशिका में पानी एक्स्ट्रा होने पर वो फूल जाएगी। विकल्प बी करेक्ट है। कोशिका के भीतर तथा उसके बाहर के जल के अणुओं की सांद्रता समान हो, समान सांद्रता हो तो कोशिका सेम टू सेम रहेगी, न तो सिकुड़ेगी न फूलेगी। जल के अणुओं की सांद्रता महत्व नहीं रखती, महत्व रखती है। तो यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट कन्फ्यूज होते हैं। जब प्रासरण की बात आती है, प्रासरण की परिभाषा की बात आती है, तो एनसीईआरटी के फैक्ट क्या कहते हैं उसकी तरफ देखते हैं। प्रासरण क्या होता है, विलायक का, विलायक यानी विलयन में क्या होता है, एक विलेय होते हैं और एक आपका विलायक होता है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आपके विलयन बनाते हैं। तो जब विलायक का कम सांद्रता से विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर, तो ये जो विलायक है, विलायक मैक्सिमम टाइम आपका जल रहता है। विलेय में हो सकता है इसके अंदर आप नमक मिक्स कर रहे हो, इसके अंदर आप चीनी मिक्स कर रहे हो, शुगर कर रहे हो। तो विलायक यानी जल का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर। अब यहाँ पर ये विलयन की सांद्रता है, किसका, कम सांद्रता के विलयन। अब विलयन की सांद्रता कम कब होगी, जब इसके अंदर विलेय ज़्यादा होगा। जैसे कोई विलयन है, इसमें क्या है, मान लेते हैं पानी प्लस नमक है। अब इसकी सांद्रता कब अधिक होगी, कब कम होगी, तो कम सांद्रता कब होगी,
जब इसके अंदर जो विलेय है वो कम हो। अधिक सांद्रता कब होगी? जब इसके अंदर विलेय ज़्यादा हो। विलेय का मतलब नमक ज़्यादा हो तो अधिक सांद्रता हो जाएगी। नमक जब ज़्यादा है तो विलायक अपने आप कम हो जाएगा, पानी की सांद्रता कम हो जाएगी। इसी टाइप से जब इस पूरे विलयन की सांद्रता कम हो, विलयन की सांद्रता कम होने का मतलब ये हुआ कि पानी ज़्यादा नमक कम, पानी ज़्यादा हो यानी पानी की सांद्रता ज़्यादा। जब मैं बोलूँ विलयन की सांद्रता कम, इसका मतलब विलायक की सांद्रता वहाँ पर अधिक हो रही है। विलेय कम है तो विलायक अधिक होनी है। और मैं बोलूँ विलयन की सांद्रता अधिक है, विलयन की सांद्रता अधिक है मतलब नमक ज़्यादा है यानी विलेय ज़्यादा है तो विलायक की सांद्रता कम है, पानी कम हो जाएगा। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, विलयन की सांद्रता अधिक का मतलब विलायक की सांद्रता वहाँ पर कम ही होगी। तो विलायक का कम सांद्रता के विलयन से, अब कम सांद्रता है इसका मतलब विलायक ज़्यादा है, विलायक ज़्यादा है, विलायक यानी पानी ज़्यादा है। अधिक सांद्रता के विलयन की ओर, अब ज़्यादा पानी है, अधिक सांद्रता के विलयन, अब अधिक सांद्रता के विलयन में क्या पानी कम है, तो ज़्यादा पानी से कम पानी यानी ज़्यादा विलायक से कम विलायक की ओर जब अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर जब विलायक है वो प्रवाहित होता है तो इसे प्रासरण कहते हैं। तो यहाँ से आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए क्योंकि इस कंसेप्ट पर आगे और भी सवाल रहेंगे। तो प्रासरण का मतलब ये हुआ कि विलयन की सांद्रता है वो कम से ज़्यादा की तरफ और विलायक की सांद्रता है वो ज़्यादा से कम की तरफ रहेगी। और इस वाले सवाल में ये जो सांद्रता है ना ये डायरेक्टली विलायक की दे रखी है। कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल, अब कोशिका के बाहर जल एज ए विलायक है, अब जल में कुछ मिक्स हो ना तब वो पूरा विलयन बनेगा, ठीक है। तो जल विलायक है यानी ज़्यादा जल है, विलायक की सांद्रता ज़्यादा का मतलब विलयन की सांद्रता कम है। तो कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की और जब विलायक आगे बढ़ेगा वही तो प्रासरण है। और कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणु की सांद्रता कोशिका के भीतर जल के अणु की सांद्रता से अधिक हो, बाहर जल अधिक हो मतलब विलयन की सांद्रता वहाँ पर कम हो रही है और कम से अधिक की ओर ही प्रासरण रहता है। और कम से अधिक की ओर जाएगा यानी जल ज़्यादा से कम की ओर जाएगा तो वो फूलेगी कोशिका। तो अब देखते हैं एनसीईआरटी फैक्ट में 3 टाइप के यहाँ पर विलयन है, एक है हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। अलप प्रासरण, अलप प्रासरण का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर विलयन की सांद्रता कम है, किसकी? अलप है, विलयन की सांद्रता हाइपो यानी कम है। यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम यानी कम सांद्रता वाले माध्यम, कम सांद्रता का मतलब किसकी? विलयन की सांद्रता कम है। अब विलयन की सांद्रता कम है इसका मतलब विलायक ज़्यादा है, विलायक यानी पानी ज़्यादा है। तो तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर, अब शक्कर कम है, नमक जल में कम है तो वो विलयन की सांद्रता कम हो जाएगी। नमक और शक्कर कम है इसका मतलब ज़्यादा कौन है? जल ज़्यादा है। तो जल प्राशन विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा, ज़्यादा जल कम की ओर जाएगा, कोशिका में कम जल है और विलयन की सांद्रता इधर कम है इसका मतलब विलायक ज़्यादा है, जल ज़्यादा है तो वो कोशिका के भीतर चला जाएगा। तो इसको ऐसे विलयन को अलप प्राशनदाबी विलयन कहते हैं और इसके कारण ही कोशिका फूलती है। जब जल अंदर चला जाएगा तो कोशिका फूलने लगेगी। और अलप प्राशनदाबी विलयन में उदाहरण में आपका कौन से विलायक, जैसे कि शुद्ध पानी अलप प्राशनदाबी विलयन के अंतर्गत आएगा। सादा बिना चीनी वाली चाय, ऐसे स्पोर्ट्स ड्रिंक जिसमें चीनी और नमक कम हो, तो नमक और चीनी कम हो ऐसे ड्रिंक्स वगैरह अलप प्राशनदाबी विलयन के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं कोशिका फूलने का कारण है कि वो अलप प्राशनदाबी विलयन में है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में है कोशिका, यानी विलयन की सांद्रता कम है उसमें और विलायक की सांद्रता ज़्यादा है तो वो कोशिका के भीतर प्रवेश कर जा रहा है। समप्रासारी विलयन, अब समप्रासारी विलयन का मतलब जो आइसोटोनिक है यानी यहाँ पर जो सांद्रता दोनों में इक्वल है। यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो तो कोशिका झिल्ली में जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी, ऐसे विलयन को समप्रासारी विलयन कहते हैं, आइसोटोनिक कहते हैं। जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर, जो अर्ध पारगम्य झिल्ली उसके अंदर और बाहर जाएगा, लेकिन जितना अंदर जा रहा उतना ही बाहर चला जा रहा, तो कोई कोशिका के माप में परिवर्तन नहीं आ रहा। आप कहेंगे, आपको सवाल दे दें कि यदि किसी कोशिका को 0.9% NaCl विलयन में रखा जाए तो कोशिका फूलेगी या फिर सिकुड़ेगी या फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप कहेंगे 0.9% NaCl का सॉल्यूशन है ना, सोडियम क्लोराइड का विलयन है ना, वो एक समप्रासारी विलयन का उदाहरण है, उसमें कोशिका में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि अपन कोशिका को, इसे आप 0.9% NaCl सॉल्यूशन को बोला जाता है नॉर्मल सेलाइन, और यहाँ पर लैक्टेड रिंगर सॉल्यूशन में डालेंगे ना तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आइसोटोनिक एनर्जी ड्रिंक में डालेंगे ना कोशिका को तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं अति प्रासरण दाबी विलयन यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपरटोनिक में विलयन की सांद्रता अधिक है। अब विलयन की सांद्रता अधिक है, विलयन की सांद्रता अधिक कब होगी? जब उसमें नमक वगैरह चीनी विलय ज़्यादा है यानी पानी कम है, तो आप कहेंगे जल की सांद्रता या फिर विलायक की सांद्रता कम है। अब विलायक कम है, पानी कम है, तो होगा क्या? कोशिका के भीतर पानी चला जाएगा।
सॉरी बाहर आ जाएगा, किसमें, माध्यम में पानी कम है, माध्यम में पानी कम है, इसके अंदर अपन ने कोशिका डाल दी। अब यहाँ पर पानी कम है तो क्या होता है, पानी ज़्यादा से कम की ओर जाएगा, यानी विलायक ज़्यादा, पानी ज़्यादा कोशिका में तो वो कम की ओर चला जाएगा, यानी इसके अंदर चला जाएगा विलयन में पानी, तो कोशिका सिकुड़ जाएगी। इस केस में अति प्रासरण दाबी विलयन में यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र हो, बाहर अधिक सांद्रता यानी बाहर पानी कम हो, और जल प्राशन द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा, क्योंकि बाहर पानी कम है तो कोशिका से बाहर पानी आ जाएगा, ऐसे विलयन को अति प्राशन दाबी विलयन कहते हैं। पुनः जल कोशिका के झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर आएगा और कम जल अंदर जाएगा, इसलिए कोशिका सिकुड़ जाएगी। अब अति प्राशन दाबी विलयन में जब कोशिका को आप नींबू पानी में रखेंगे, जब कोशिका को आप संतरे के जूस में रखेंगे, जब कोशिका को समुद्री पानी यानी नमक ज़्यादा उसमें रखेंगे, उस केस में कोशिका सिकुड़ जाएगी मादक पेय पदार्थ में रखने पर भी। तो ये 2 सवाल यहाँ से काफ़ी अच्छा कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ, जो आने वाले आपको 5 से 6 सवाल में हेल्प करेगा। सवाल है गुणसूत्र बने होते, गुणसूत्र किससे बने होते, जो क्रोमोसोम से, वो किससे बना होता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, डीएनए एवं प्रोटीन से। गुणसूत्र किससे बनते हैं, डीएनए प्लस प्रोटीन से बनते हैं गुणसूत्र। तो विकल्प सी करेक्ट है। प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में डीएनए अणु धागे जैसी संरचनाओं में संकुलित होते हैं। प्रत्येक कोशिका में क्या होता है, डीएनए अणु होता है, क्योंकि केंद्रक होता है, केंद्रक में डीएनए आपको मिल जाएगा। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए मिल जाएगा, ठीक है, केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया इसमें डीएनए मिलता ही है, जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं, जो धागे जैसी क्रोमेटिन की संरचना है। प्रत्येक गुणसूत्र कसकर कुंडलित डीएनए से बना होता है, जिसे हिस्टोन नामक प्रोटीन द्वारा समर्थित किया जाता है। तो डीएनए है और प्रोटीन, ये दोनों से मिलकर बना होता है गुणसूत्र। मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में आमतौर पर कितने गुणसूत्र होते हैं, प्रत्येक कोशिका में 23 पैर गुणसूत्र यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 44 गुणसूत्र यानी 22 जोड़े गुणसूत्र ऑटोसोम है, और एक जोड़ी गुणसूत्र है वो लिंग गुणसूत्र जो अलग है। अगला सवाल नंबर 4, इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं। ये सवाल कौन से, सभी एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के हैं, जो रियल बुक में इस टाइप से सवाल है, इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है। तो कार्य देखिएगा, ये प्रोटीन अणुओं के निर्माण में सहायता करता है राइबोसोम। बिल्कुल, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रोटीन अणुओं के निर्माण में सहायता करता है। ये एंजाइमों के निर्माण में सहायता करता है, तो प्रोटीन है तो एंजाइमों के निर्माण में तो सहायता करेगा ही करेगा, तो ये भी करेक्ट है। ये हार्मोनों के निर्माण में, हार्मोन के निर्माण में कोई भी राइबोसोम का योगदान नहीं है। ये मंड अणुओं के निर्माण में भी सहायता नहीं करता है राइबोसोम। तो राइबोसोम प्रोटीन अणुओं के निर्माण में सहायता और एंजाइमों के निर्माण में सहायता करता है। 1 और 2 करेक्ट है, और कौन सा नहीं है, तो 3 और 4 ये वाले नहीं है, विकल्प सी करेक्ट हो जाएगा, 3 और 4। इनमें से किसका संबंध अंतर्द्रवी जालिका से नहीं है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ER जो अंतःपर्दवी जालिका से संबंधित किसका संबंध नहीं है, कौन सा कार्य नहीं है, ये केंद्रक एवं कोशिका दरों के बीच प्रोटीन के लिए अभिगमन चैनल की तरह कार्य करता है। बिल्कुल करता है। ER का कार्य है केंद्रक जो न्यूक्लियस है और जो कोशिका द्रव है जिसके भीतर केंद्रक है वो लिक्विड कोशिका द्रव यानी कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य जो कोशिका साइटोप्लाज्म है, तो केंद्रक एवं साइटोप्लाज्म के बीच, अब केंद्रक और साइटोप्लाज्म के बीच प्रोटीन के लिए अभिगमन चैनल, प्रोटीन के जाने के लिए अभिगमन चैनल जो प्रदान करता है वो ER करता है, करेक्ट है। ये कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पदार्थों को पहुंचाता, बिल्कुल चैनल का काम कर रहा तो पदार्थों को पहुंचाएगा ही, तो कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पदार्थों को पहुंचाता है अंतर्द्रवी जालिका। ये ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकती है, बिल्कुल नहीं माइटोकॉन्ड्रिया वो। तो ये कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं का स्थल हो सकती है, जैव रासायनिक क्रिया जैसे कि क्या पाचन है, भोजन का पाचन वगैरह, तो ये इसका भी स्थल नहीं है ER। तो C और D तो नहीं, सॉरी D तो है यहाँ पर, D तो ये कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं का स्थल हो सकती है। जैव रासायनिक क्रियाओं का स्थल है आपका ER, जहाँ पर शरीर के भीतर जो क्रियाएं होती है ना वो जैव रासायनिक क्रियाएं, तो ये ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकती है। ये वाला गलत है, बाकी तीनों ही आपका करेक्ट। आपको पूछा कौन सा नहीं है, तो ये वाला C करेक्ट हो जाएगा। अब ER संबंधित एनसीईआरटी के क्या फैक्ट करते हैं, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्या कहती है। ER का एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य पदार्थों के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करता है,
तो सबसे पहले अपन कोशिका पढ़ रहे हैं, तो आपको ये कोशिका का एक तरीके से डायग्राम पता होना चाहिए, कौन सा कोशिकांग कोशिका में किस तरह दिखता है, कहाँ पर रहता है। तो जंतु कोशिका, जिसमें इस वीडियो में सारा लगभग मैक्सिमम कंसेप्ट जंतु कोशिका पर है, और बाकी पैरेलल में आप पादप कोशिका के भी अंग देख सकते हो। इसमें आप देखेंगे जो अपन बात कर रहे हैं राइबोसोम की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी एक चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका होती है, एक खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका होती है। तो खुरदरी वाले ये आप इमेज में देख पा रहे हो, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, इसमें भी आपको मिल जाएगी। पादप कोशिका में भी चिकनी इस टाइप से और खुरदरी इस टाइप से। और बाकी यहाँ पर कौन सा कहाँ पर स्थित रहता है, तो सेंटर में आपको मिल जाएगा केंद्रक, और केंद्रक के बाहर आपको केंद्र की झिल्ली मिल जाएगी। और बाकी आप राइबोसोम के छोटे छोटे डॉट देख पा रहे हो, ये सभी आपका राइबोसोम है। और माइटोकॉन्ड्रिया ये वाला अंग, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। और उसके बाद ये जो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका हो गई। अब ये कोशिका द्रव है, साइटोप्लाज्म है, जो कि सेल मेम्ब्रेन, जो ये कोशिका झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली आप बोलते हो, ये वाले अंदर वाली प्लाज्मा झिल्ली है। इसके अंदर जो भी आपको ये फ्लूइड दिख रहा है, ये क्या है, ये आपका कोशिका द्रव है। केंद्रक है, केंद्रक के भीतर आपको केंद्रक द्रव देखने को मिलेगा, और ये केंद्र के बाहर केंद्र की झिल्ली है। तारक केंद्र आप देख पा रहे हो, ये आपका सेंट्रोसोम, तारक केंद्र सेंट्रियोल ये वाला है। गोल्जी बॉडी, अब गोल्जी बॉडी कोशिका के जो यातायात प्रबंधक है ना, ये वाला उपकरण है गोल्जी काय, जो कि इस वाले इमेज में आपको ये वाला दिख रहा है गोल्जी बॉडी। तो इस टाइप से अपनी पूरी कोशिका रहती है। कौन सी कोशिकांग कहाँ पर स्थित रहता है, जिसमें जंतु कोशिका और पादप कोशिका में आप अंतर डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पर एक बड़ी सी आपको डायग्राम दिख रहा है। ये क्या है दोस्तों, ये है रिक्तिका है या फिर रसधानी है, जो कि पादप कोशिका में बड़ी होती है, जंतु कोशिका में छोटी होती है। बाकी आपको पादप कोशिका में एक सेल वॉल देखने को मिलेगी, कोशिका भित्ति होती है, जो जंतु कोशिका में नहीं होती है। तो यहाँ पर ये कोशिका भित्ति, जो बाह्य भित्ति जंतु कोशिका में नहीं रहेगी। बाकी ये जो आपका तारक केंद्र है ना, ये केवल जंतु कोशिका में है, पादप कोशिका में कोई तारक केंद्र नहीं है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस है। तो यहाँ पर अपन ईआर के कार्य देख रहे थे। तो ये कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य, तो कोशिका द्रव जो आपने साइटोप्लाज्म देखा, सेल मेम्ब्रेन के भीतर और केंद्र के बाहर जो भी आपको लिक्विड दिख रहा था, कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्र तथा केंद्र के मध्य पदार्थ। अब कोशिका द्रव और केंद्रक में जो पदार्थों का परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य कर रहा है, वही आपका ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसमें मुख्य रूप से प्रोटीन वगैरह के परिवहन में सहायता मिलती है। ईआर कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्यी ढांचे का कार्य भी करती है। तो जैव रासायनिक क्रिया पाचन जैसी क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्यी ढांचे के रूप में कार्य करती है। तो जैव रासायनिक क्रिया वाला जो विकल्प था, वहां पर भी ईआर काम करती है। एक वर्ग के जंतु हैं जिन्हें कशेरुकी कहते हैं, जो कशेरुकी अपन जंतु हैं कशेरुक। तो ये यकृत की कोशिकाओं में, अब ये एक इम्पोर्टेंट कार्य है ईआर का, आगे सवाल आएगा इससे। तो यकृत का आपको काम है क्या है, जहर को निराविष्ट करना। अब जहर आपने ले लिया, या फिर आप डेली बहुत से ऐसे फास्ट फूड वगैरह कंज्यूम करते हो, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, वो एक तरीके से जहरीली होती है। उनको पूरा कंट्रोल करने के लिए जो सबसे ज़्यादा असर पड़ता है वो लीवर पर पड़ता है, यकृत पर करता है। यकृत क्या करता है, विष को कंट्रोल करता है, जहर को है वो खत्म करता है। तो यकृत की कोशिकाओं में क्या होता है, एसईआर होता है, यानी जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका है, ये विष तथा दवा को निराविषीकरण करती है। विष को है, आप दवाई वगैरह लेते हो, उसको निराविष करती है, उनके जहर को कम करती है। तो इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, सवाल आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी कौन सी, एसईआर या फिर आरईआर। आरईआर तो खुरदरी होती है, चिकनी जो अंतर्द्रव्यी जालिका होती है ना, चिकनी होती है, इसका मतलब फैट है उसमें, तो वसा है, वसा ही कहीं न कहीं जहर को निराविष्ट करती है। तो ये जो यकृत की कोशिकाओं में एसईआर है, ये विष को निराविष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अंतर्द्रव्यी जालिका दो प्रकार की होती है, जिसमें ये एक तो एसईआर, ये आरईआर। आर का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी, और एस यानी स्मूथ चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। आरईआर सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई देती है, जो रफ दिखाई देती है, क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं। तो वो आरईआर पे क्या रहते हैं, राइबोसोम रहते हैं। राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषित होती है, राइबोसोम से प्रोटीन बनती है। आरईआर तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ईआर के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेजता है। तो प्रोटीन तैयार तो हो जाता है राइबोसोम के द्वारा, लेकिन उसे कोशिका के अन्य भागों में, कोशिका द्रव्य में एज ए चैनल के रूप में नलिकाओं, कौन सी नलिकाओं से जाता है, तो वो नलिकाएं प्रदान करती हैं। आरईआर कौन करती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये तैयार प्रोटीन को ईआर के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है।
एसईआर वसा तथा लिपिड अणुओं की बनाने में सहायता करती है। एसईआर क्या है? वसा और लिपिड अणुओं को बनाती है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। तो कुछ ऐसे भी प्रोटीन और वसा जो कोशिका झिल्ली को भी बनाते हैं। तो एक तरीके से जो ईआर हैं ये कोशिका झिल्ली को भी बनाने में सहायता करती है, क्योंकि ईआर वसा और लिपिड बनाती है और फिर यहाँ पर कुछ वसा है वो कोशिका झिल्ली को भी बनाते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। अब अगला सवाल है, प्रासरण की कुछ परिभाषाएं नीचे दी गई है, इन्हें सावधानी से पढ़िए और सही परिभाषा चुनिए। अब प्रासरण की परिभाषा मैंने आपको एकदम सही तरीके से बता दी है। पहला विकल्प देख सकते हो, अर्धपारगम्य झिल्ली। प्रासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली रहेगी ही रहेगी। बिना अर्धपारगम्य झिल्ली का है तो उसको डायरेक्टली आप नेगलेक्ट कीजिए कि बिना अर्धपारगम्य झिल्ली, जैसे इसमें पारगम्य झिल्ली नहीं चलेगी। अर्धपारगम्य है, कुछ पदार्थ जा सकते हैं कुछ नहीं जा सकते, इस टाइप से झिल्ली रहती है अर्धपारगम्य। तो अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जल के अणुओं का, यानी जल के अणु ही तो जाते हैं, विलायक के अणु ही तो जाते हैं, जल के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाना। बिल्कुल, जल के अणु यानी विलायक के अणु हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली से यानी ज्यादा सांद्रता, विलायक के अणु की सांद्रता की बात हो रही है। विलयन तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता है, लेकिन विलायक हैं वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जब गमन करने लगेगा, प्रवाहित होने लगेगा, स्वतः प्रवाहित होगा, तो ये क्रिया हो गई प्रासरण की। विलायक अणु का अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता, विलायक अणु अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं, किससे होकर? अर्धपारगम्य झिल्ली से जाते हैं, जो इसमें मेंशन नहीं तो गलत है। पारगम्य झिल्ली से होकर तो बिल्कुल नहीं होगा। अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलय अणु का, विलय के अणु नहीं विलायक के अणु जाते हैं। विलायक यानी जल जो है ये इसके अणु जाएंगे, न कि इसमें जो विलय है डाला हुआ है नमक वगैरह उसके नहीं जाएंगे। तो विकल्प एक यहाँ से करेक्ट है। आई होप आपने ये करेक्ट किया है। और पादप कोशिकाओं में जीव द्रव्य कुंचन को इस तरह परिभाषित किया जाता है। पादप कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन। अब जीव द्रव्य कुंचन, जीव द्रव्य का मतलब हो गया प्रोटोप्लाज्म। तो पादप कोशिका में प्रोटोप्लाज्म है वो संकुचित हो रहा है, तो इसको परिभाषित करेंगे अल्पप्रासारी माध्यम में प्रद्रव्य झिल्ली का टूटना, या अल्पप्रासारी माध्यम में कोशिका द्रव्यों का सिकुड़ना, केंद्रक द्रव्यों का सिकुड़ना, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो एनसीईआरटी का सवाल नंबर 7 है ना, इसमें मिस्टेक है। इसके अल्पप्रासारी की इसके अलावा कौन सा होगा? इसके स्थान पर जो प्रतिस्थापित वर्ड होगा वो होगा अतिप्रासरण। जो अतिप्रासारी माध्यम है ना, या फिर जैसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है ना, उसमें कोशिका द्रव्यों का सिकुड़ना, क्योंकि कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म है वो सिकुड़ रहा है, मतलब कोशिका से पानी बाहर जा रहा है। कोशिका से पानी क्या जा रहा है? बाहर जा रहा है। अब कोशिका से पानी बाहर कब जाएगा? जब जो कोशिका जिस भी माध्यम में रखी गई है ना, वो ऐसा माध्यम हो जिसमें पानी कम हो, जिसमें पानी कम हो। पानी कम होने का मतलब है कि वो जिसकी सांद्रता ज़्यादा हो। सांद्रता ज़्यादा होगी विलयन की, तभी पानी कम होगा ना। विलयन की सांद्रता ज़्यादा होगी, इसमें विलय ज़्यादा होगा, तो विलायक पानी अपने आप कम हो जाएगा। तो विलयन की सांद्रता ज़्यादा, माध्यम में विलयन की सांद्रता ज़्यादा किस में होती है? अल्पप्रासारी में। तो माध्यम में विलयन की सांद्रता कम होती है। तो यहाँ पर अतिप्रासारी दाबी माध्यम में कोशिका द्रव्यों की सिकुड़ेगी, तभी इसका बी करेक्ट होगा, अदरवाइज इसमें इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अल्पप्रासारी के स्थान पर जीव द्रव्य कुंचन यानी प्लाज्मोलाइसिस, जब पादप कोशिकाओं को अतिप्रासारी विलयन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, तो यहाँ पर ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से अधिक हो, तो क्या होगा? जल कोशिका से बाहर निकलने लगता है, क्योंकि विलयन की सांद्रता ज़्यादा है, मतलब विलायक वहाँ पर कम है, तो विलायक बाहर आ जाएगा जल, और कोशिका का जीव द्रव्य सिकुड़ने लगता है, और अंततः जीव द्रव्य संकुचित होकर कोशिका के बीच एक कोने में संघनित हो जाता है। जैसे क्रिया को इसे जीव द्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। अब एक होता है दोस्तों कोशिका द्रव्य होता है, एक जीव द्रव्य होता है। इसमें फर्क क्या है? कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। तो कोशिका झिल्ली के अंदर, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर सभी सामग्री, जितने भी कोशिकांग है, राइबोसोम है, केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, जिसमें केंद्रक शामिल नहीं है। तो जीव द्रव्यों में कोशिका झिल्ली के अंदर जितने भी कोशिकांग है, केंद्रक के अलावा, वो आपका कोशिका द्रव्य हो जाएगा। कोशिका झिल्ली के अंदर सभी सामग्री, जिसमें लिक्विड, जो पूरे इस लिक्विड में जितने भी कोशिकांग हैं, केंद्रक के अलावा वो कोशिका द्रव्य है। और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? जीव द्रव्यों में कोशिका का कोशिका द्रव्य और केंद्रक शामिल है। यानी जब एक तरीके से प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म इंक्लूड है और केंद्रक भी इंक्लूड कर दे, तो साइटोप्लाज्म और केंद्रक दोनों मिलकर आपका प्रोटोप्लाज्म है। यानी प्रोटोप्लाज्म का ही भाग एक साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म का भाग प्रोटोप्लाज्म नहीं है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में केंद्रक नहीं होता और प्रोटोप्लाज्म में केंद्रक होता है। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? तो इनमें से एकल झिल्ली किसके चारों तरफ रहती है? तो यहाँ पर एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग में आपका लाइसोसोम। इस सवाल में भी मिस्टेक है। वैक्यूल्स जो आपका रसधानी है ये तो है ही है, साथ ही साथ लाइसोसोम भी है। चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण, सिंगल बाउंड जो सेल मेम्ब्रेन, एक तरीके से सिंगल झिल्ली युक्त कोशिकांग है, उसमें लाइसोसोम रहता है, रसधानी रहती है। डबल जो दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग में आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, लवक है, इसके अतिरिक्त केंद्रक है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ तीनों ही एनसीईआरटी के फैक्ट जहाँ से बार बार एग्जाम में सवाल आते हैं। डबल झिल्लीबद्ध कोशिकांग कौन से हैं? जिसमें डबल दोहरी झिल्ली है तो आप कहेंगे केंद्रक में डबल झिल्ली, किसमें? केंद्रक में, न्यूक्लियस में डबल झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया में डबल झिल्ली, और प्लास्टिड जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें डबल झिल्ली। तो डबल झिल्लीबद्ध कोशिकांग केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। एकल झिल्लीबद्ध कोशिका है, डबल है, डबल नहीं तो एकल है, और उसके बाद कुछ भी नहीं, झिल्ली है ही नहीं। तो एकल झिल्ली, एकल सिंगल मेम्ब्रेन जो बद्ध अंगक है उसमें आपके वैक्यूल यानी रसधानी तो है ही है। इसके अलावा ER एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो भी सिंगल है। गोल्जी उपकरण में भी सिंगल झिल्लीबद्ध अंग है ये। लाइसोसोम भी सिंगल है। तो ये केवल यूकैरियोटिक कोशिका में, आपको पता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई झिल्ली युक्त कोशिकांग होता ही नहीं है। तो झिल्ली युक्त कोशिकांग केवल यूकैरियोटिक कोशिका में ही होते हैं। दो टाइप की कोशिका, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में कोई भी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होता है। यूकैरियोटिक में या तो सिंगल झिल्लीबद्ध होगा या डबल झिल्लीबद्ध होगा, और बिल्कुल झिल्ली रहित अंग भी रहते हैं। वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में रहते हैं झिल्ली रहित, क्योंकि कोशिका भित्ति है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में झिल्ली रहित है। कोशिका भित्ति जो सेल वॉल है वो झिल्ली रहित है, कोई भी झिल्ली नहीं। झिल्ली रहित अंग में कोशिका भित्ति, राइबोसोम और साइटोस्केलेटन ये गैर झिल्लीबद्ध कोशिका अंग है। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिका में है। तो विशेषकर डबल झिल्ली वाले याद रखना, केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड है। सिंगल वाले रसधानी, ER गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम है। और राइबोसोम में कोई भी झिल्ली नहीं, आगे सवाल भी आएगा, राइबोसोम में नहीं है, कोशिका भित्ति में नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन सवाल देखते हैं, गलत वाक्य को ढूंढिए। गलत वाक्य इसमें कौन सा है? गोल्जी उपकरण लाइसोसोम के बनने में शामिल है। गोल्जी उपकरण लाइसोसोम के बनने में तो शामिल है, ये तो सही स्टेटमेंट है। गोल्जी उपकरण है, लाइसोसोम के बनने में शामिल है। केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में DNA होता है। तो DNA किस में होता है? आपको पता है केंद्रक में DNA होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में DNA होता है, और प्लास्टिड, इन तीनों में DNA होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये अपनी संरचनात्मक प्रोटीन बनाने में समर्थ है। तो केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक अपना प्रोटीन बना सकते हैं। इन तीनों में DNA होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। करेक्ट है, क्योंकि इसमें ATP का उत्पादन होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। कोशिका द्रव्य को परद्रव्य भी कहा जाता है। क्या साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म कहते? नहीं कहते। प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म जरूर होता है। साइटोप्लाज्म है ये प्रोटोप्लाज्म का एक हिस्सा है, यानी जो जीव द्रव्य मैंने आपको बताया था, और जो आप प्रोटोप्लाज्म बोलते हो, इसी में आपका कोशिका द्रव्य और केंद्रक शामिल रहता है। तो यहाँ पर विकल्प D है जो गलत स्टेटमेंट है, बाकी सही है। तो ये स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। गोल्जी उपकरण लाइसोसोम के बनने में शामिल होता है। लाइसोसोम के बनने में गोल्जी उपकरण शामिल रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल, सही वाक्य को ढूंढिए। लाइसोसोम में भरे हुए एंजाइम रुक्ष अंतर्द्रव्यी जालिका से बने होते हैं। तो इसमें केवल पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी रॉन्ग है। लाइसोसोम में भरे हुए एंजाइम रुक्ष अंतर्द्रव्यी जालिका से बने होते हैं, यानी जो रफ एंडोप्लाज्मिक, खुरदरी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये जो लाइसोसोम में एंजाइम भरा रहता है, जो कि यदि लाइसोसोम कोशिका फट जाती है तो अपना खुद ही पूरी कोशिका को लाइसोसोम खा जाता है, इसलिए इसे आत्मघाती थैली कहते हैं, क्योंकि इस टाइप से उसमें एंजाइम रहता है। तो लाइसोसोम में जो भरा हुआ एंजाइम है ना, ये RER से बने होते हैं, रुक्ष अंतर्द्रव्यी जालिका से बने होते हैं। करेक्ट है। बाकी रुक्ष अंतर्द्रव्यी जालिका एवं चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका क्रमश लिपिड एवं प्रोटीन बनाती है, जो गलत है। रुक्ष जो रफ है वो बनाती है प्रोटीन, और जो चिकनी है वो बनाती है लिपिड। लेकिन यहाँ पर रुक्ष का लिपिड दे रखा है, जो कि गलत है। रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन बनाती है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये लिपिड का उत्पादन करती है। और बाकी अंतर्द्रव्यी जालिका का कोशिका झिल्ली के नष्ट होने से संबंध है। अंतर्द्रव्यी जालिका ये प्लाज्मा झिल्ली के निर्माण से संबंधित है, यानी ये कोशिका झिल्ली के नष्ट होने से संबंध नहीं है। अंतर्द्रव्यी जालिका का संबंध कोशिका झिल्ली के निर्माण से है। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका झिल्ली के निर्माण से है, अंतर्द्रव्यी न कि नष्ट होने से। ध्यान रखिएगा, अंतर्द्रव्यी जालिका प्लाज्मा झिल्ली के निर्माण से संबंधित है। यूकैरियोटिक केंद्रक में केंद्रक द्रव्य में केंद्रकाभ होता है। यूकैरियोटिक केंद्रक में
बिल्कुल केंद्रक पूर्ण विकसित होता है, उसमें केंद्रकाभ जैसी कोई संरचना होती ही नहीं है। वो प्रोकैरियोटिक में होता है केंद्रकाभ। जब केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं होता तो प्रोकैरियोटिक जीव में केंद्रक क्षेत्र एक झिल्ली से घिरा हुआ नहीं रहता। वैसे केंद्रक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में केंद्रक होता है लेकिन झिल्लीबद्ध नहीं होता है। तो झिल्ली से घिरा हुआ केंद्र नहीं है, तो इस अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र को केंद्रकाभ कहते हैं। ऐसा केंद्रक जिसके चारों तरफ झिल्ली नहीं है, तो ऐसा एक अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र को ही केंद्रकाभ कहते हैं, जो प्रोकैरियोटिक जीवों में रहता है। विकल्प में यूकैरियोटिक था, जो कि गलत है। नेक्स्ट है, कौन सा कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि को आविष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाते। तो मैंने अभी आपको बताया है कि जो कशेरुक है उसमें आपका जो लीवर है, लीवर में SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका कार्य रहता है विष को निराविष्ट करना। तो ये आपका चिकनी अंतर्द्रव्यी चालिका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल अपना, कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीनों एवं लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए जो आवश्यक प्रोटीन और लिपिड का उत्पादन कौन करता है? जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है, गोल्जी उपकण करता है, कोशिका झिल्ली करती है, माइटोकॉन्ड्रिया करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा RER। जो रुक्ष अंतर्द्रव्यी चालिका है, ये कोशिका झिल्ली के निर्माण में मैंने अभी आपको बताया है, कोशिका झिल्ली है ये बनाती है, ER है, नष्ट नहीं करती है झिल्ली को। कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए जो प्रोटीन और लिपिड का उत्पादन है ये रुक्ष अंतर्द्रव्यी चालिका, इससे पहले भी मैंने बताया था, ER है, ये कोशिका झिल्ली उल्टी बना देती है क्योंकि ये लिपिड और प्रोटीन का उत्पादन करती है। नेक्स्ट सवाल, प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र क्या कहलाता है? प्रोकैरियोटिक में केंद्रक का कोई झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं है, तो जो अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्रक है ना, उसे केंद्रक काभ या न्यूक्लियोइड कहा जाता है। ठीक है, केंद्रक काभ कहा जाता है। विकल्प डी करेक्ट है। कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल है, वो कौन सा कोशिका अंग है जो सरल शर्करा को जटिल में कन्वर्ट कर रहा है? सिंपल जो सरल है बिल्कुल उसको जटिल में कन्वर्ट कर रहा है, जटिल शुगर कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट कर रहा है, वो कौन सा कोशिका अंग है? तो गोल्जी बॉडी एक ऐसा कोशिका अंग है जो सरल शर्करा को जटिल कोशिका में बदलता है, गोल्जी बॉडी। गोल्जी उपकरण जो कैमिलो गोल्जी द्वारा वर्णित गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त, आपको पता है गोल्जी बॉडी में सिंगल झिल्ली युक्त एक कोशिकांग रहता है। तो ये गोल्जी उपकरण आपने इमेज में देखा होगा, ये वाला गोल्जी उपकरण है। तो ये इसकी इमेज है, जो चपटी पुट्टिकाओं का तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती है। जो ये पुट्टिकाएं हैं एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती है। इन जो चपटी पुट्टिकाओं को कुंडिका कहा जाता है। क्या बोलते हैं? कुंडिका बोलते हैं। और इन झिल्लियों का संपर्क, ये जो गोल्जी बॉडी है ये ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्लियों से रहता है, गोल्जी उपकरण, और इसलिए जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती हैं। तो ये सरल से जटिल बना देगी, ER से कनेक्ट रहता है ये आपका गोल्जी बॉडी। ER में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं। तो मैंने कहा ना, ER जो नली रहती है ना, ये पूरे कोशिका दरों में है, प्रोटीन वगैरह एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। तो ER में क्या होता है, जो संश्लेषित पदार्थ हैं वो गोल्जी उपकरण में पैक कर देंगे। तो ER क्या करेगी, गोल्जी उपकरण में कोई भी पदार्थ को ले जाना है उसको पैक कर देगी और इन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। तो ER की नलियों में गोल्जी उपकरण में पैक आइटम ही एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इस कार्य में शामिल है पुट्टिका में पदार्थों का संचयन होगा, क्योंकि जो गोल्जी बॉडी यहाँ पर पदार्थ स्टोर होंगे पुट्टिका में, फिर उसका एक जगह से दूसरी जगह रूपांतरण होगा और फिर उसे बंद कर दिया जाएगा। कुछ परिस्थिति में गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। तो यही आपका एक फैक्ट दिए रखा था कि जो गोल्जी बॉडी है वही जो सामान्य शुगर है, एकदम सामान्य चीनी है, शर्करा है, उसको जटिल शर्करा में बदलती है। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है NCERT का कि गोल्जी उपकरण है ये लाइसोसोम को भी बना सकती है। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम भी बन सकता है। बाकी गोल्जी उपकरण को कोशिकाओं के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है, क्योंकि जो पैकिंग की जाती है ना वो गोल्जी उपकरण में की जाती है, और जो नलिकाएं रहती हैं ER की, वहीं से उन पैकिंग गोल्जी उपकरण में करके उस नलिकाओं में डालते हैं जो भी पदार्थ को लेकर जाना है। तो वो संचयन, रूपांतरण और बंद करने की प्रक्रिया से गुजरेगा। गोल्जी बॉडी को कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है और ये लाइसोसोम के बनाने में भी सहायक हैं। साथ ही साथ ये सामान्य शर्करा को जटिल शर्करा में बदलता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से
कौन सा रसधानी का कार्य नहीं है? रसधानी का कार्य जो पादप कोशिका में सबसे बड़ी एक तरीके से रहती है कोशिकांग, उसका कार्य कौन सा नहीं है? रसधानी इतनी बड़ी है तो कहीं न कहीं कुछ तो स्टोर हो रहा है, वहाँ पर संग्रहण हो रहा है। कोशिका को स्फीति एवं दृढ़ता प्रदान करती है, इतनी बड़ी है तो कोशिका को स्फीति और दृढ़ता प्रदान कर रही है। अपशिष्ट उत्सर्जन है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं वो इसके अंदर हो जाएगा। और गमन, रसधानी गमन नहीं करती, बाकी तीनों कार्य करती है। पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका दैर्घ्य है वो भरा रहता है, रसधानियों में पादप कोशिका की उसमें साइटोप्लाज्म रहता है और ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करता है कोशिका दैर्घ्य, और संग्रहण का कार्य करेगी। अपशिष्ट उत्सर्जन में भी रसधानी का कार्य रहता है, रसधानी अपशिष्ट उत्सर्जन भी करते ही, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में स्थित होते हैं। रसधानी में जो भी इंपॉर्टेंट पदार्थ हैं वो उसको स्टोर करेंगी, संग्रहण का कार्य करेगी। ये अमीनो अम्ल हो सकते हैं, शर्करा है, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन है जो रसधानी में स्टोर रहते हैं। अमीनो एसिड रहता है, सुगर्स रहती है, कार्बनिक अम्ल रहते हैं, प्रोटीन भी रसधानी में रहते हैं। एक कोशिक जीवों जैसे अमीबा की खाद्य रसधानी में उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। अब जो अमीबा, आगे एक सवाल आएगा, देखना आप, जिसमें ये फैक्ट रहेगा इंक्लूड। एक कोशिक जीव जैसे अमीबा एक कोशिक जीव है, उसमें क्या होती है, अमीबा में क्या नहीं है इस प्रकार है, तो खाद्य रसधानी अमीबा में है, ध्यान रखना। और अमीबा की खाद्य रसधानी में क्या है, उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ हैं वो खाद्य रसधानी अमीबा में रहते हैं। कुछ एक कोशिक जीवों में विशिष्ट रसधानियाँ होती है। अब रसधानियाँ विशेषकर तो पादप कोशिका में और एक कोशिक जीव में ज़्यादा। तो एक कोशिक जीव में विशिष्ट रसधानी है, ये अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसका एक कार्य है रसधानी का कि जो अतिरिक्त चीज़ है, जो आवश्यकता नहीं है, अपशिष्ट पदार्थ है, उसको शरीर से बाहर है, ये रसधानी ही निकालने में सहयोग करती है। रसधानियाँ ठोस तथा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ है, तो यहाँ पर संग्रहण तो होता ही है। जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी जबकि पादप कोशिका में बड़ी होती है। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानी की माप कोशिका के आयतन का 50 से 90%। केंद्रीय रसधानी इतनी बड़ी होती है कि कुल कोशिका का लगभग 50 से 90% क्षेत्र है वो कवर कर जाती है। नेक्स्ट सवाल, अमीबा जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन प्राप्त करता है वह क्या कहलाता है? अमीबा, इसके अंदर तो खाद्य रसधानी तो होती ही है, लेकिन जो भोजन प्राप्त करता है ना, वो प्रक्रिया अमीबा की कहलाती है अंतः कोशिकता। इंग्लिश में बोले तो एंडोसाइटोसिस। अंतः कोशिकता, एंडोसाइटोसिस। अमीबा अपने भोजन को फागोसाइटोसिस की क्रिया के माध्यम से प्राप्त करते हैं, जिसमें एक खाद्य कण के चारों ओर उनके स्यूडोपोडिया, अमीबा में क्या होता है, एक उभार होता है, स्यूडोपोडिया होता है, जो कोशिका झिल्ली का अस्थायी उभार रहता है उसको फैलाता है। अमीबा रहता है तो उसको उभार को फैलाएगा, टुकड़े को पूरा अपने तरफ घेर देगा। जो भी वो चीज़ खा रहा है, खाद्य पदार्थ है, उसको अपने उस स्यूडोपोडिया में उभार को फैलाकर इस टाइप से इसे अपने साइटोप्लाज्म में संलग्न कर देगा और धीरे धीरे इसके अंदर शामिल कर देगा। ये क्रिया कहलाती है अंतःकोशिकता। तो ये अंतःकोशिकता का आगे भी आएगा, तो ध्यान रखना। ये अमीबा में ऐसा गुण होता है जो कि खाद्य पदार्थ को है किस टाइप से साइटोप्लाज्म में कोशिका दैर्घ्य में शामिल कर देता है, संलग्न कर देता है। ये स्यूडोपोडिया इस टाइप से फैलाएगा, तो ये अमीबा में ऐसा गुण होता है जिसे अपन अंतःकोशिकता कहते हैं। और नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्न में से किसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से नहीं बनी है? आपको पता होना चाहिए, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में रहती है और पादप कोशिका, इनमें से आप देख पा रहे हो हाइड्रीला है, ये पादप है, आमवृक्ष पादप है, कैक्टस पादप है, तो इन सभी की कोशिका किससे बनी है? सेलुलोज से बनी है। जीवाणु की कोशिका सेलुलोज से नहीं बनी है। पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी रहती है। पादप कोशिका, जो पादप पौधे हैं उनकी कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज से बनी रहती है। हाइड्रीला भी एक जलीय पौधा है, ये पूरे वर्ष तालाबों में पाया जाता है, तो इसकी भी कोशिका भित्ति सेलुलोज की है। लेकिन जीवाणु की जो कोशिका भित्ति है, जीवाणु की कोशिका की दीवारें हैं, वो दोस्तों पेप्टिडोग्लाइकन से बनी रहती है। किससे? पेप्टिडोग्लाइकन। जीवाणु, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी रहती है। आपको बता दूं, जो फंगस है, कवक है, उसकी कोशिका की दीवारें हैं वो काइटिन की बनी रहती है। कवक की कोशिका की दीवारें किसकी होती है? काइटिन की रहती है। नेक्स्ट सवाल, सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक के अध्ययन में इस्तेमाल होता है। अब सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसके अध्ययन में इस्तेमाल होता है? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप कहेंगे ये सवाल कहाँ से आएगा, तो ये आप देखेंगे सारे सवाल ये एनसीईआरटी बुक में से ही, इसमें आपका एक अलग कॉलम रहता है एनसीईआरटी में, इस टाइप से आप देखेंगे पढ़ेंगे तो ये नीचे आपको ये वाला मिल जाएगा। ये जो येलोइश बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है, कैमिलो गोल्जी का जन्म, तो इसी में आपको मिल जाएगा कि सिल्वर नाइट्रेट है, इसका उपयोग, इस विधि में उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के तनु घोल का उपयोग किया। तो ये कैमिनो गोल्जी हैं जो गोल्जी उपकरण के एक तरीके से खोजकर्ता माने जाते हैं। तो इन्होंने ब्लैक रिएक्शन के नाम से एक विधि निकाली थी जो कि
तंत्रिका तथा कोशिका संरचनाओं को अभिरंगित करती हैं, उसको डिटेक्ट करती है तंत्रिका और कोशिका संरचनाओं को ब्लैक रिएक्शन नाम से। इसमें उन्होंने एक सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया था। तो ये गोल्जी उपकरण की खोजकर्ता ही कैमिलो गोल्जी की ही खोज है। तो इस पर इनसे डीपली सवाल किस टाइप से आ रहे हैं। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के लगभग मैक्सिमम कंसेप्ट यहाँ पर इंक्लूड है। सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक के अध्ययन में इस्तेमाल होता है, तो किसी एक के अध्ययन में आप कहेंगे गोल्जी उपकरण से। सिल्वर नाइट्रेट घोल का उपयोग गोल्जी उपकरण के अध्ययन के लिए किया जाता है। और ये एनसीईआरटी में दे रखा कि कैमिलो गोल्जी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये था कि उन्होंने अकेली तंत्रिका तथा कोशिका संरचनाओं को अभिरंगित करने की क्रांतिकारी विधि प्रदान की। इस विधि को ब्लैक रिएक्शन, तो ब्लैक रिएक्शन भी कैमिलो गोल्जी ने दी थी, ध्यान रखना। इस विधि में इन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के तनु घोल का उपयोग किया था और विशेषतः ये कोशिकाओं की कोमल शाखाओं की प्रक्रियाओं का मार्ग पता लगाने के लिए, कोशिकाओं की जो कोमल शाखाएं हैं उसकी मार्ग को डिटेक्ट करने के लिए काम में ली जाती हैं सिल्वर नाइट्रेट, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सवाल है, केंद्र के अलावा वह अंग जिसमें डीएनए होता है। तो मैंने आपको बताया था केंद्र के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड, इन सभी में डीएनए होता है। तो अधिकांश यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया इस विकल्प में, बाकी प्लास्टिड है, लवक में भी डीएनए होता है, केंद्रक में भी डीएनए होता है। तो यहाँ पर आपका अधिकांश डीएनए कोशिका केंद्रक में स्थित होता है, जिसे इन्हें न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, इसे एम्प्टी डीएनए, और प्लास्टिड में भी होता है। नेक्स्ट अपना सवाल है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका की रसोई कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कोशिका की रसोई खाना कहाँ बनता है। आप कहेंगे पौधे में खाना, तो ये ही आपका हरित लवक बनाता है, क्लोरोफिल रहता है इसके अंदर, और जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में यानी सनलाइट, और साथ ही साथ में आपका H2O जड़ से जल ले लेगा और वातावरण से CO2 ले लेगा, और यहाँ पर ये सनलाइट है, क्लोरोफिल उपस्थित है पौधे में, तो इससे पौधा अपना भोजन बनाएगा, खुद बनाएगा, स्वपोषी है। तो यही क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, जिसमें पौधा अपना कार्बोहाइड्रेट बना देगा और O2 गैस फ्री कर देगा, मुक्त कर देगा। ये रिएक्शन एक तरीके से फोटोसिंथेसिस की है। तो ये काम हरित लवक में होता है, खाना बनता है। जो पत्तियों में पत्ती होती है उसको पौधों की भोजन की फैक्ट्री बोला जाता है। हरित लवक का मुख्य कार्य सूर्य के प्रकाश, ये आपका हो गया। क्लोरोफिल युक्त हरे प्लास्टिक को ही हरित लवक बोला जाता है। अब यहाँ पर ये एनसीईआरटी कुछ और फैक्ट इंक्लूड कर दूं। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होता है, ये आपको बताया। लवक है ना, ये केवल पादप कोशिका में होगा। और प्लास्टिड दो प्रकार का होता है, एक क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमो यानी कलर है, इसमें रंगीन प्लास्टिड है। एक ल्यूकोप्लास्ट यानी श्वेत तथा रंगहीन प्लास्टिड है, बिना कलर का है। ल्यूको, कलर है वो क्रोमोप्लास्ट। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट है यानी रंगीन है, तो क्लोरोफिल वर्णक एक तो हरे रंग के पौधे के हरे रंग के लिए जिम्मेदार है, वो क्लोरोप्लास्ट है। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो रंगहीन है, प्राथमिक रूप से अंगक है, जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ स्टोर रहते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट में क्या है, स्टार्च है, तेल है, प्रोटीन जैसे पदार्थ संग्रहित रहेंगे, संचित रहेंगे। प्लास्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही प्लास्टिड में भी अपना डीएनए और राइबोसोम खुद होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अपना सवाल है, कोशिका में लिपिड अणुओं को निम्न में से किसके द्वारा संश्लेषित किया जाता है। कोशिका में जो लिपिड अणु है, तो लिपिड है, प्रोटीन है, ये चिकनी, अब लिपिड आपने देखा चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका से लिपिड अणु, और खुरदरी रुक्ष अंतर्द्रव्य जालिका से प्रोटीन है, वो संश्लेषित होता है। तो कोशिका में लिपिड अणुओं को निम्न में से जो चिकनी है, स्मूथ ERC, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ है, उससे अपना संश्लेषित होता है। एक करेक्ट है। नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होने की बात किसने कही, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नई कोशिका का निर्माण पहले की कोशिकाओं से ही होता है। तो पूर्व स्थित कोशिका से कोशिका हमेशा मल्टीप्लाई करेगी, एक कोशिका से दूसरी कोशिका, पुरानी कोशिका से नई कोशिका बनेगी। ये बात कही थी सबसे पहले विर्चो ने। पहली बार रेडोल्फ विर्चो ने 1855 में स्पष्ट किया था कि कोशिका विभाजित होती है, यानी एक कोशिका से ही दूसरी कोशिका बनती है। हमारे शरीर में मरम्मत वगैरह के लिए समसूत्री विभाजन होता है। तो कोशिका विभाजन दो टाइप के आगे अपन पढ़ेंगे, समसूत्री और असूत्री। तो अपनी एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनती है, कोशिका की मरम्मत वगैरह होती है, कायिक जो बढ़ता है अपना शरीर, तो उसमें समसूत्री विभाजन रहता है। तो कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ये बात सबसे पहले किसने कही थी, विर्चो ने कही थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस पर आधारित सवाल है। कोशिका सिद्धांत निम्न द्वारा प्रतिपादित किया गया। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, ये सभी को पता है, स्लाइडेन और श्वान ने दिया था कोशिका का सिद्धांत। अब एनसीईआरटी के फैक्ट क्या कहते हैं, कोशिका से संबंधित, खोज से संबंधित जो आपको याद रखने वाले फैक्ट हैं, ये सभी एनसीईआरटी क्लास 9 में दे रखे हैं। जो आपको इसे भी जाने हैं ना, ये वाले फैक्ट हैं, सवाल के रूप में आपको देख पा रहे हैं।
इसको अपन ने व्यवस्थित ढंग से देख रहे हैं। कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने, कोशिका की खोज सभी को पता है 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। उसने कोशिका को कार्क की पतली काट में अनपढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। तो ये एक मृत कोशिका थी, ठीक है। सबसे पहले जो कोशिका 1665 में डिटेक्ट की थी रॉबर्ट हुक में, वो एक मृत थी। जीवित कोशिका सबसे पहले किसने खोजी थी? तो ल्यूवेन हॉक ने 1674 में। ये 1665 के बाद 1674 में ल्यूवेन हक ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया था। सबसे पहले जीवित कोशिका ल्यूवेन हक ने 1674 में। अब कोशिका में केंद्रक होता आपको पता है, तो कोशिका में केंद्रक का पता सबसे पहले 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया था। कोशिका में केंद्रक का पता किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831-33 के दरमियान लगाया था, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक। अब बात करें कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जो जीव द्रव्य कहते हैं, जिसमें आपका केंद्रक भी आता है और कोशिका द्रव्य आता है, इसको सबसे पहले नाम किसने दिया? तो जेई पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया था, वो पुरकिंजे ने दिया था। इंपोर्टेंट है। दो जीव वैज्ञानिक नाम है एल एम स्लाइडन तथा टी स्वान ने 1838-39 में कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया था। तो कोशिका सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? स्लाइडन और श्वान ने दिया था 1838-39 में। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे जंतु कोशिकाओं से बने रहते हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई है। अपना शरीर किससे बना है? सबसे छोटी से छोटी इकाई जिससे अपना शरीर बना है, जैसे मकान बनाते हैं तो सबसे पहले ईंटों का प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार से अपना शरीर जो बना है ना, वो कोशिका से बना है। और कोशिका से मिलकर क्या बनते हैं? कोशिका से मिलकर ऊतक बनते हैं, ऊतक से मिलकर अंग बनते हैं और अंग से अपना पूरा ये शरीर बना है। तो कोशिका सबसे छोटी इकाई है और प्रत्येक जो जीवित चीजें हैं वो कोशिका से बनी हैं, ये स्लाइडन स्वान ने कहा था। विर्चो ने, जिसने सबसे पहले बताया था कि जो नई कोशिका है वो पुरानी कोशिका से विभाजित होने से ही बनती हैं, तो विर्चो ने ये कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। पूर्ववर्ती कोशिका से नई कोशिका बनती है, ये बताया था। और बाकी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज 1940 में हुई। वहाँ से जटिल संरचना और बहुत से अंगों को समझना है वो एक तरीके से आसान हो पाया। अब नेक्स्ट सवाल, प्रोकैरियोटिक कोशिका एक यूकैरियोटिक है और जो विकसित नहीं है वो प्रोकैरियोटिक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंग कौन सा? तो प्रोकैरियोटिक में यहाँ पर जो बिना झिल्ली युक्त कोशिकांग है वही दिखता है प्रोकैरियोटिक में। झिल्ली युक्त जो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त, लवक है दोहरी झिल्ली युक्त है, लाइसोसोम सिंगल झिल्ली युक्त है, केंद्रक है वो दोहरी झिल्ली युक्त है, लेकिन राइबोसोम में कोई भी झिल्ली नहीं है। तो ये आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखाई देगा। राइबोसोम झिल्ली से घिरे नहीं होते हैं, इसलिए वे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका है ये किस में होगी? तो साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और क्लेमाइडिया बैक्टीरिया में। तो साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा में आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका देखने को मिलेगी। वह अंगक जिसमें कोशिका झिल्ली नहीं होती है। कोशिका झिल्ली किस में नहीं होती है? आप कहेंगे राइबोसोम में नहीं होती, बाकी तीनों में तो होती है। हरित लवक में होती है, केंद्रक में होती है, गोल्जी बोर्ड आपको उपकरण में सिंगल वॉल होती है। और बाकी कोशिका झिल्ली किस में नहीं होती? तो कोशिका झिल्ली है, सॉरी कोशिका झिल्ली नहीं होती, उसमें कोशिका भित्ति है। सेल वॉल में कोशिका झिल्ली नहीं होगी और राइबोसोम में नहीं होती। कोशिका भित्ति पादप, जीवाणु और कवक कोशिका मौजूद होती है और जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। गोल्जी उपकरण, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस हैं, ये सभी डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। 1 माइक्रोमीटर होता है। ये सवाल आप कहेंगे क्यों पूछा यहाँ पर कोशिका में? क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना, उसका आकार है 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है। तो 1 माइक्रोमीटर का मतलब 10⁻⁻6 मीटर। कितना? 10⁻6 नहीं, 10⁻6 नहीं, 1/10�6 मीटर आप कहेंगे। तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं की आप माप देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक कोशिका बहुत छोटी होती है, 1 से 10 माइक्रोमीटर के मध्य होती है। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 होता है। यूकैरियोटिक कोशिका है आकार में प्राय 5 से 100 माइक्रोमीटर होती है और केंद्रकीय क्षेत्र है यहाँ पर स्पष्ट नहीं होता है और उसके अंदर केंद्र के चारों तरफ झिल्ली नहीं होती है, तो वहाँ पर उसे केंद्र काब बोलते हैं। बिना झिल्ली युक्त जो केंद्रक है वो केंद्र काब हो जाएगा, केंद्र काब हो जाएगा। केंद्रीय क्षेत्र यहाँ पर सुस्पष्ट रहता है यूकैरियोटिक कोशिका में और चारों ओर केंद्र की झिल्ली रहती है यूकैरियोटिक में। और प्रोकैरियोटिक की बात करें तो इसमें क्रोमोसोम गुणसूत्र 1 रहता है प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में क्रोमोसोम 1 से अधिक है
और प्रोकैरियोटिक में झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित रहेंगे, बिना झिल्ली के। राइबोसोम में झिल्ली नहीं होती है, कोशिका भित्ति में झिल्ली नहीं होती है, ऐसे कोशिकांग इसमें मिलेंगे बिना झिल्ली वाले। बाकी झिल्ली वाले, बिना झिल्ली वाले सब कुछ आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में मिल जाएंगे। तो इस कोशिका में वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है, इसके स्थान पर न्यूक्लियोटाइड रहता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक में वास्तविक केंद्र के स्थान पर केंद्र का न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलता है। प्रोकैरियोटिक जीवों में केंद्रक क्षेत्र की झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता है, इस अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र को केंद्रकाभ कहते हैं। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है। तो बैक्टीरिया में जिसमें केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, तो उसमें केवल क्रोमेटिन पदार्थ रहेगा, ऐसे क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं। ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है वही तो प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं, उसे प्रोकैरियोट कहते हैं। प्रो का मतलब होता है आदि अथवा पहले का, कैरियोट का मतलब है केंद्र, यानी आदि केंद्र, पहले का केंद्र। जिन जीवों की कोशिका में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोट कहते हैं। केंद्रक चारों तरफ सुस्पष्ट झिल्ली होती है वो यूकैरियोट है। बाकी आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में ये इमेज है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम है वो देखने को मिलेगा, कोशिका भित्ति देखने को मिलेगी, कोशिकाएं हैं वो देखने को मिलेगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में, ठीक है, और बाकी कोशिका झिल्ली रहेगी। नेक्स्ट अपना है लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं। अब लाइसोसोम का मैंने आपको बताया था गोल्जी उपकरण से लाइसोसोम भी बन सकते हैं। तो गोल्जी उपकरण से लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं, गोल्जी उपकरण से करेक्ट हो जाएगा जो बताया हुआ है आपको इसी वीडियो में। सजीव कोशिकाएं निम्न के द्वारा खोजी गई। सबसे पहले सजीव कोशिका है वो ल्यूवेन हॉक ने खोजी थी, ये अपन फैक्ट बात कर चुके हैं इस वीडियो में। निम्नलिखित कथनों में से विसंगत कथन को चुनिए। अब इनमें से कौन सा कथन है वो मैच नहीं खाता है। जैसे कि अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर जाने वाले जल की गति उसमें घुले हुए पदार्थों की मात्रा से प्रभावित होती है। बिल्कुल, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जो जल जाता है ना वो कैसा, उसकी सांद्रता कैसी है, विलयन की सांद्रता है वो डिपेंड करती है। विलयन की सांद्रता का ही खेल है अर्धपारगम्य झिल्ली वाला जो प्रासरण में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो प्रभावित करती है, अपन ने वीडियो के शुरू में ही देख लिया। झिल्ली कार्बनिक अणुओं जैसे प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। तो झिल्ली है ये कार्बनिक अणु प्रोटीन और लिपिड से बनती है, बिल्कुल सही है। कार्बनिक विलायक में घुलनशील अणु झिल्ली में से होकर आसानी से गुजर जाते हैं। तो विलायक में घुलनशील अणु है, अब विलायक के अणु ही तो अर्धपारगम्य झिल्ली में से जाते हैं और किसके जाते हैं। पादपों में कोशिका झिल्ली में काइटिन शर्करा होती है, पादपों में कोशिका झिल्ली में नहीं होती है। पादप की कोशिका झिल्ली तो सेलुलोज की बनी होती है, किससे है, सेलुलोज की बनी होती है, काइटिन है। ये तो अपना फंगी है जो कवक है उनकी कोशिका है वो काइटिन की रहती है, पादपों में नहीं रहती, तो ये गलत स्टेटमेंट है। पादपों में कोशिका झिल्ली में सेलुलोज शर्करा रहती है। अब ये सवाल तो थे आपके बहुविकल्पीय, 29 सवाल थे कोशिका के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। अब बहुविकल्पीय के बाद लघु उत्तर वाले छोटे छोटे सवाल जिनसे आपका इस टॉपिक के कंसेप्ट क्लियर होते हैं वो देखते हैं। लाइसोसोम कोशिका को स्वघाती थैली क्यों कहते हैं? लाइसोसोम में ऐसे एंजाइम होते हैं ना जो पाचन का काम करते हैं, और जब कोशिका फट जाती है ना तो ये एंजाइम अपनी खुद की कोशिका को पचा लेते हैं, एक तरीके से नष्ट कर देते हैं। तो लाइसोसोम को सुसाइड बैग इसलिए कहा जाता है। जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो कोशिका के जो उपापचय में गड़बड़ी के कारण लाइसोसोम फूट जाते हैं, इससे निकला पाचक एंजाइम स्वयं की कोशिका का पाचन कर लेते हैं। तो लाइसोसोम है पाचन का कार्य करते ऐसे एंजाइम रहते हैं इसमें, इसलिए फट जाने पर ये पूरा काम तमाम कर देती है कोशिका का। जब आप लंबे समय तक कपड़े धोते हो तो आपकी अंगुलियों की त्वचा क्यों सिकुड़ जाती है? अब आप कपड़े धो रहे हो, किससे धो रहे हो? साबुन है उसके अंदर मिक्स पानी में। अब पानी में साबुन मिक्स है, पानी प्लस साबुन, तो यहाँ से क्या बन गया, ये विलयन बन गया। अब साबुन ज़्यादा है, इसके कारण विलयन कैसा बन गया, अति प्रासरी बन गया। अति प्रासरी एक तरीके से विलयन की सांद्रता ज़्यादा, विलयन की सांद्रता ज़्यादा, विलयन ज़्यादा, विलयन की सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता ज़्यादा कब है? जब उसमें साबुन ज़्यादा है, तो पानी कम हो जाएगा, पानी की सांद्रता कम है। अब पानी की सांद्रता किस में कम है? आप कहेंगे जिसमें आप कपड़े धो रहे हो उस विलयन में पानी कम है, तो आपके शरीर से पानी उस विलयन में चला जाएगा क्योंकि उसमें पानी कम है। तो आपके शरीर से विलयन में पानी चला जा रहा है, यानी आपकी जो अंगुलियां हैं, आपकी त्वचा है, उसमें से पानी निकल रहा तो वो सिकुड़ेगी ना। तो अधिक सांद्रण वाला साबुन का घोल अति प्रासरी विलयन है, इसलिए प्राशन के कारण जल आपकी अंगुली से कोशिकाओं से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट अपना सवाल है, केवल प्राणियों में ही अंत कोशिकता क्यों पाई जाती है? जो एंडोसाइटोसिस है केवल प्राणियों में ही क्यों पाई जाती है? जैसे ये अंत कोशिकता क्या होती है आपने अमीबा में देखा, ठीक है, अमीबा में इस टाइप से स्यूडो जो उभार रहते हैं स्यूडोपोडिया, तो ये जो प्रक्रिया है जो फागोसाइटोसिस है, इसमें अमीबा जो स्यूडोपोडिया है एक उभार है वो आगे करता है, और जो भी खाद्य चीज़ है वो अपने अंदर कोशिका द्रव्य में शामिल कर देता है।
तो ये क्रिया प्राणियों में इसलिए क्योंकि कोशिका भित्ति नहीं होती प्राणियों में। तो कुछ एक कोशिकीय जंतु जैसे अमीबा में कोशिका झिल्ली का लचीलापन कोशिका को इस योग्य बनाता है कि अपने बाहरी वातावरण में, क्योंकि कोशिका झिल्ली यहाँ पर कोशिका भित्ति होती तो इतनी लचीलापन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति आ जाती तो फिर इतनी वो प्रत्यास्थ नहीं हो पाती, इलास्टिक नहीं हो पाती, फैलती नहीं, अपने खाद्य पदार्थ को अपने अंदर शामिल नहीं कर पाती हैं। इसलिए यहाँ पर कोशिका भित्ति नहीं होने के कारण ही प्राणियों में अंतःकोशिकता पाई जाती है। एक व्यक्ति नमक का सांद्रित घोल पी लेता, भाई नमक पी लिया आदमी ने, नमक का सांद्रित घोल है यानी अति प्रासरी विलयन है। कैसा पिया इन्होंने? अति प्रासरी विलयन है। अति प्रासरी यानी नमक ज़्यादा है, पानी कम है, विलायक कम है, तो कुछ समय बाद वो उल्टी करना शुरू कर देता है। इस स्थिति के लिए कौन सा तथ्य उत्तरदायी है? विलायक कम है, पानी कम है, तो उस विलयन में पानी अपने शरीर से मिल जाएगा, अपने शरीर से पानी उसके अंदर चला जाएगा, तो अपने शरीर में निर्जलीकरण की क्रिया हो जाएगी, पानी कम हो जाएगा तो वो पानी बाहर आ जाएगा। तो आंतों में बहिप्राशन के होने से निर्जलीकरण हो जाता है। इस कारण वो क्या कर देगा? उल्टी कर देगा। बहिप्राशन हो रहा है यहाँ पर। बहिप्राशन यानी एक्सो ओस्मोसिस। यदि कोशिका को अति प्रासरी विलयन, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से अधिक हो, में रखा जाए तो जल के अणु कोशिका से बाहर निकल जाते हैं। यही बहिप्रासरण है। अति प्रासरी विलयन में रखेंगे तो जल के अणु है वो कोशिका से बाहर निकलेंगे तो वो सिकुड़ जाएगी। नेक्स्ट अपना सवाल है, यदि आपको कुछ सब्जियां पकाने के लिए दी जाती तो साधारणतः आप सब्जियां पकाने के दौरान उनमें नमक मिलाते हैं। नमक के मिलाने पर कुछ देर बाद सब्जियों में से जल निकलता है। इनमें से कौन सी प्रक्रिया हो रही? तो यहाँ पर भी यही खेल हो रहा है। सब्जियों से पानी बाहर आ रहा है क्योंकि आपने विलयन में नमक मिला दिया तो अति प्रासरी विलयन बना दिया। नमक मिलाया तो अति प्रासरी, वहाँ पर पानी कम हो गया उसमें। अब पानी कहाँ से निकल के आ रहा है? फिर नमक के मिलाने पर सब्जियों से जल निकलता है। पानी को कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर बहिप्राशन हो रहा है, पानी निकल रहा है सब्जियों से। ये भी कंसेप्ट आपके समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर नमक मिल रहा है यानी सांद्रता बढ़ रही है विलयन की। अति प्रासरी विलयन है, सांद्रता बढ़ गई, विलायक कम है, पानी कम है, तो पानी की जरूरत रहेगी ना उसको, तो पानी कहाँ से वो निकालेगा? सब्जियों से निकालेगा। नेक्स्ट है, लाल रुधिर कणिकाओं और प्याज के छिलके की कोशिकाओं को यदि अलग प्रासरी विलयन में अलग अलग रख दे तो उनमें क्या परिवर्तन आएंगे? इंपोर्टेंट सवाल है। जब आरबीसी को और प्याज के छिलके की कोशिकाओं को अलग प्रासरी विलयन, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कम हो, सांद्रता कम होना यानी विलायक ज्यादा है, विलायक यानी पानी ज्यादा है। अब पानी यहाँ पर ज्यादा है तो वो क्या करेगा? पानी ज्यादा से कम की ओर रह जाएगा। और जब आपने ऐसे माध्यम में कोई कोशिका रख दी है जिसके अंदर पानी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अलग प्रासरी विलयन है, इसका मतलब क्या हुआ? विलयन की सांद्रता कम है, विलायक की सांद्रता ज़्यादा, विलायक ज़्यादा, विलायक ज़्यादा है तो वो किस में आ जाएगा? कोशिका में आ जाएगा। अब कोशिका में विलायक आया, आरबीसी में विलायक आया, तो ज़्यादा विलायक आया तो कोशिका क्या है? फूलेगी तो फट जाएगी। तो आरबीसी क्या है? लाल रुधिर कणिकाएं आसानी से फट जाएगी। जबकि प्याज के छिलके की कोशिका एक सीमा तक न फटने की कोशिश करेगी। अब ये पानी प्याज की कोशिका में भी आएगा, लेकिन आपको पता है प्याज की जो छिलका है ना, प्याज है एक तरीके से पादप है, इसमें कोशिका भित्ति भी है। अब कोशिका भित्ति है, अब कोशिका झिल्ली के चारों तरफ कोशिका भित्ति है, तो डबल यहाँ पर मेम्ब्रेन हो गई है। कोशिका झिल्ली, उसके ऊपर कोशिका भित्ति है, तो कोशिका झिल्ली भित्ति है तो थोड़ा और टाइम लेगा प्याज फटने में, क्योंकि इसके चारों तरफ एक और मेम्ब्रेन है, भित्ति आ चुकी है, तो एक सीमा तक न फटने की कोशिश करेगा। बी करेक्ट है दोनों में। नेक्स्ट अपना है, जीवाणुओं में हरितलवक नहीं होता, लेकिन कुछ जीवाणु स्वभाव से प्रकाश स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इस कार्य को जीवाणु कोशिका का कौन सा भाग करता है? आपको पता है बैक्टीरिया में हरितलवक नहीं होता, फिर भी वो प्रकाश स्वपोषी एक तरीके से होते हैं। कुछ जीवाणु स्वभाव से प्रकाश स्वपोषी होते हैं, तो उसमें ऐसा कौन सा अंग होता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है? तो लघु सधानियां प्लाज्मा झिल्ली के साथ लगी रहती, मतलब जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण में शामिल वर्णक और एंजाइम प्लाज्मा झिल्ली की तह में पाए जाते हैं। जो फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक वर्णक और जो एंजाइम है ना, ये प्लाज्मा झिल्ली की तह में पाए जाते हैं। किसमें? बैक्टीरिया में जो प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली होती है ना, उसके तह में ये मिल जाएंगे आपको वर्णक। तो प्लाज्मा झिल्ली में होते हैं, किसमें? प्लाज्मा झिल्ली के साथ जो लघु सदानियाँ हैं, जो वर्णक वगैरह शामिल रहते हैं, जो एक तरीके से सहायता करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट, ए और बी का मिलान करना है एक तरीके से यहाँ पर, तो ये आप आई होप आसानी से कर देंगे। इतना चैप्टर कंसेप्ट क्लियर हुआ तो कर ही दोगे। चिकनी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो स्मूथ है तो ये क्या करेगी? निरावशीकरण करेगी। तो ये आपने देखा है, यकृत में पाई जाती है SER निरावशीकरण करती है। लाइसोसोम, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं, सभी को पता है। केंद्र कहाब, तो केंद्र कहाब किस में रहता है, यानी अस्पष्ट केंद्र किस में रहता है? तो ये हो जाएगा आपकी
जीवाणु में, अस्पष्ट केंद्रक जीवाणु में। उसके बाद खाद्य रसधानी, मैंने आपको बताया था अमीबा में होती हैं खाद्य रसधानी, और अंतःकोशिकता के द्वारा ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं। क्रोमेटिन सामग्री और केंद्रक, ये जो क्रोमेटिन सामग्री है ये केंद्रक में रहती है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा मैचिंग। नेक्स्ट अपना पादप के उन विभिन्न भागों के नाम लिखिए जिसमें वर्ण लवक यानी क्रोमोप्लास्ट है। अब क्रोमोप्लास्ट है, हरित लवक में ही तो होता है क्रोमोप्लास्ट है, और एक ल्यूकोप्लास्ट होता है यानी अवर्णीय लवक है जिसमें वर्ण नहीं होता है। तो किस में क्रोमोप्लास्ट है, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट है, और अवर्णीय लवक है। पादप के जो अलग अलग भाग होते हैं, तो पुष्प और फल, ये तो आपको पता है कलर वाले रहेंगे, तो क्रोमोप्लास्ट है। पुष्प और फल में क्या रहेगा, अलग अलग कलर। वर्ण लवक का मतलब कलर अलग अलग होंगे, आपको पता है पुष्प के अलग कलर होते हैं, फल के अलग कलर होते हैं, मतलब अलग अलग रंग के पुष्प आपको देखने को मिलेंगे, तो वर्ण लवक है, कहीं ना कहीं अलग अलग वर्ण है उसमें। और पत्तियां हमेशा हरी होती है हरित लवक के कारण, पौधा भी लगभग हरा ज़्यादा है। पादप की जड़ आपको पता है अवर्णीय लवक है, तो ये अवर्णीय लवक जड़ हो जाएगी, तो ये तो इजी था। नेक्स्ट उन अंगकों के नाम लिखिए जो नीचे लिखे वाक्यांश से संबंध दिखते हैं, तो ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर करेगा। कोशिका के अभिगमन चैनल आपने देखा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसमें जो नलियाँ होती हैं उन नलियों में ही आपका जो गोल्जी उपकरण है उसमें पैक कर दी जाती हैं अलग अलग प्रोटीन वगैरह चीज़ों को, और पूरी कोशिका में कोशिका दरों से होती हुई जहाँ पर भी पहुँचानी वो पहुँचाई जाती हैं उन चैनल के माध्यम से जो ईआर प्रदान करती है चैनल को। नेक्स्ट कोशिका का पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित रहती है, तो ये पावर हाउस है। कोशिका की पैकिंग, अब पैकिंग गोल्जी उपकरण पैक करता है, कोई भी आइटम है गोल्जी उपकरण में पैक किया जाएगा, फिर वो ट्रांसफर करेगा और क्लोज हो जाएगा। कोशिका की पाचक थैली, पाचक एंजाइम लाइसोसोम। कोशिका की संग्रह थैली, रसधानी, रसधानी है, इसमें कुछ भी आइटम आप संग्रह कर सकते हो, उत्सर्जित कर सकते हो। कोशिका का किचन, हरितलौह किचन हो जाएगा। कोशिका का नियंत्रण कक्ष, कंट्रोल सारा केंद्रित करता है। कोशिका का प्रोटीन कारखाना है राइबोसोम है। तो ये सभी कंसेप्ट क्लियर है। प्याज के छिलके की कोशिका से जीवाणु कोशिका कैसे भिन्न है? प्याज के छिलके की कोशिका और जीवाणु कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है, और प्याज के छिलके की कोशिका नहीं है, जीवाणु कोशिका है वो प्रोकैरियोटिक है। प्याज का छिलका है तो पादप कोशिका है, यूकैरियोटिक है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और जल H2O जैसे पदार्थ कोशिका के अंदर बाहर कैसे जाते हैं? अब गैस जाती है अंदर बाहर तो वो विसरण से, गैसों का एक जगह से दूसरी जगह आर पार करना वो विसरण की क्रिया है। और जो पदार्थ जाते हैं कोशिका के अर्धपारगम्य झिल्ली से वो प्रासरण के द्वारा जाते हैं। गैसेज विसरण के द्वारा, पदार्थ अलग हैं वो प्रासरण के द्वारा जाते हैं। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? तो अमीबा क्या करता है, अंतःकोशिकता के द्वारा यानी एंडोसाइटोसिस के दौरान, मैंने आपको बता दिया है स्यूडोपोडिया के जरिए अपने अंदर खाद्य पदार्थ को शामिल कर देगा, क्योंकि उसकी एक ही कोशिका झिल्ली रहती है। पादप कोशिका के दो ऐसे अंगकों के नाम बताइए जिनमें अपनी आनुवांशिक सामग्री और राइबोसोम विद्यमान होते हैं। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया है, लवक है, केंद्रक है, उसमें DNA होता है एक तरीके से, ठीक है। और ये अनुवांशिक सामग्री DNA माइटोकॉन्ड्रिया लवक में रहेगी और राइबोसोम भी। तो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में अनुवांशिक सामग्री DNA और राइबोसोम दोनों रहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक दो ही अंग हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम को कोशिकाओं का अपमार्जक क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि कोशिका के भीतर बनने वाले कचरे को हटाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किसको आपको पूछ ले, कोशिकाओं का अपमार्जक कहा जाता है। कोशिकाओं का अपमार्जक कहा जाता है लाइसोसोम को। लाइसोसोम को कोशिकाओं का अपमार्जक कहा जाता है क्योंकि ये कोशिका के भीतर बनने वाले कचरे को हटाता है। नेक्स्ट है, कौन सा कोशिका अंगक कोशिका की अधिकांश गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है? केंद्र की नियंत्रण रखता है कोशिका की गतिविधि पर, ये हो जाएगा। क्रोमेटिन, क्रोमेटिड और क्रोमोसोम में परस्पर क्या संबंध है? तो क्रोमेटिन, क्रोमेटिड, क्रोमोसोम गुणसूत्र है, ये कहीं ना कहीं गुणसूत्र है वो अर्ध गुणसूत्रों से, तथा अर्ध गुणसूत्र किससे बने होते हैं? क्रोमेटिन से। तो गुणसूत्र कहीं ना कहीं बनते किससे? क्रोमेटिन से ही बनते हैं, जो धागा रहता है। निम्नलिखित अवस्थाओं की स्थिति से क्या निष्कर्ष निकालते हैं? अलग अलग अवस्थाओं में क्या निष्कर्ष है? जैसे देखो, जब बाहरी माध्यम की तुलना में कोशिका के भीतर अधिक सांद्रता वाला जल हो। अब कोशिका के भीतर सांद्रता अधिक है यानी जल ज़्यादा है, तो जल ज़्यादा है तो कोशिका बाहर चला जाएगा जल, तो कोशिका वहाँ से सिकुड़ जाएगी, तो बहिर्प्राशन हो जाएगा, जल बाहर चला जाएगा क्योंकि कोशिका के भीतर जल ज़्यादा है। बाहरी माध्यम की तुलना में कोशिका के भीतर कम सांद्रता वाला जल है। कोशिका के भीतर जल कम है तो अंतःप्राशन हो जाएगा, कोशिका फूल जाएगी। जब कोशिका के अंदर तथा उसके बाहरी माध्यम में जल की सांद्रता समान है, उस केस में कोई भी रिजल्ट नहीं रहेगा, सेम आकार रहेगा। एक पादप कोशिका में देखिए, कोशिका के विकास एवं कार्य का निर्धारण, सारा कंट्रोल, नियंत्रण, विकास कार्य, निर्धारण सारा कुछ आपका न्यूक्लियोइड केंद्र करेगा, न्यूक्लियस करेगा। अंतर्द्रवी जालिका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलने वाली सामग्री को पैक कहाँ पर किया जाता है? गोल्जी उपकरण में करते हैं। सूक्ष्म जीवों में ऐसा प्रतिरोध उत्पन्न करता है जिससे वे बाह्य अल्पप्रासारी माध्यम में फूटे बगैर अप्रभावित
बने रहते हैं। तो अल्प प्रासारी माध्यम है, यानी यहाँ पर विलयन की सांद्रता कम है तो विलायक क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो विलायक ज़्यादा होगा तो वो किसके भीतर प्रवेश करेगा, जो भी उस विलायक में चीज़ रखी है कोशिका वगैरह, तो उस केस में वो चीज़ फट जाएगी। और यहाँ पर यदि ऐसा कोई चीज़ हो जो उसको फटने से रोकती है, प्रतिरोध उत्पन्न करता है, तो वो कोशिका भित्ति ही किसी भी फटने से रोक सकती है। इसलिए आपने देखा प्याज कोशिका होती है ना, वो ज़्यादा नहीं फट रही थी। अल्प प्रासरी में आरबीसी है वो डायरेक्टली कुछ सीमा तक नहीं फट रही थी, प्याज कोशिका ये फूट जा रही थी। तो इसका कारण यही था कि वहाँ पर कोशिका भित्ति नहीं थी। नेक्स्ट अपना है, जो जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक बहुत सी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए स्थल उपलब्ध कराता है, वो क्या है। तो जीवन को बनाए रखने के लिए जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए स्थल उपलब्ध कराता है वो कोशिका द्रव्य है, ये इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा द्रव्य जो केंद्रक के अंदर होता है वो केंद्रक द्रव्य हो जाएगा। तो ये सवाल आपका देखिए, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में है, कौन सा जंतु कोशिका में है, दोनों में अंतर क्या, कौन सा नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब कोशिका भित्ति आपको पता है पादप कोशिका में सेल वॉल रहती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं रहती है। लवक है वो पादप कोशिका में उपस्थित रहता है प्लास्टिड, लेकिन जंतु कोशिका में लवक नहीं रहता है। और पादप कोशिका में जो रसधानी है वो बड़ी रहती है, जंतु कोशिका में छोटी रहती है। तारक केंद्र है सेंट्रोसोम है वो पादप कोशिका में नहीं रहता है, जंतु कोशिका में तारक केंद्र रहता है। तो यही मेजर डिफरेंस है पादप और जंतु कोशिका में। नेक्स्ट है, संक्षिप्त में बताइए कि क्या होता है जब सूखी खुबानी को कुछ देर के लिए साफ जल में रखा जाए। सूखी खुबानी है उसको कुछ देर के लिए साफ जल, आपको पता मैंने बताया था साफ जल होता है ना वो अति प्रासरदाबी, सॉरी अल्प अल्प अति नहीं अल्प प्रासरण, यानी एक तरीके से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। साफ जल है हाइपो, हाइपो यानी कम सांद्रता है। तो कम सांद्रता में जब खुबानी रखेंगे, कम सांद्रता का मतलब क्या है, पानी ज़्यादा है विलेय कम है। अब पानी ज़्यादा है और खुबानी है उसमें पानी क्या होगा, भर जाएगा। पानी ज़्यादा तो खुबानी फूल जाएगी, तो अंतःप्राशन हो जाएगा, पानी आ जाएगा, ये फूलती हो और फिर बहिःप्राशन के कारण सिकुड़ जाती। और ये बोल रहा फिर बाद में इसे शर्करा में रखेंगे। अब शर्करा वाला विलय है वो अति प्रासरी विलयन है, अति प्रासरी दाबी, क्योंकि उसमें क्या है शर्करा ज़्यादा है यानी सांद्रता ज़्यादा, सांद्रता ज़्यादा यानी जल कम है, जल कम है तो उस खुबानी से जल निकलकर उस विलयन में जल आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको कंसेप्ट क्लियर है, अंतःप्राशन और बहिःप्राशन दोनों हो जाएगा। सूखी खुबानी में जब अल्प प्रासरी दाबी विलयन है उस केस में तो वो अंतःप्राशन हो जाएगा, नहीं तो बहिःप्राशन। लाल रुधिर कोशिकाओं को सांद्रित लवण में रखा जाता है। अब आरबीसी है ना, इसको कहाँ पर डाल रहे हो, सांद्रित लवण में, यानी नमक ज़्यादा है, नमक ज़्यादा यानी ये अति प्राशन दाबी विलयन हो जाएगा। अति प्राशन यानी पानी कम है, नमक ज़्यादा यानी पानी कम है। अब पानी यानी विलायक कम है, अब पानी कम है तो आरबीसी से पानी निकलेगा, तो आरबीसी है सिकुड़ जाएगी, इससे पानी निकल जाएगा और ये सिकुड़ जाएगी। नेक्स्ट है, कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली टूट जाए। अब कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली टूटेगी तो क्या है, कोशिका मर ही जाएगी, सारे कोशिकांग हैं वो इधर उधर बिखर जाएंगे। जो प्लाज्मा झिल्ली तो उसको एक जगह बांध कर रखती है तो कोशिका मर जाएगी। अब प्लाज्मा झिल्ली के बारे में एनसीईआरटी फैक्ट देखें तो प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली एक ही बात है। ये कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। तो कोशिका को पर्यावरण से अलग रखती है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर तथा बाहर जाने देती है, जिसे प्लाज्मा झिल्ली होती है ना, ये एक तरीके से अर्धपारगम्य झिल्ली है और कुछ पदार्थों को बाहर जाने देती है और कुछ को गति से रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं क्योंकि कुछ को जाने देती है, कुछ को रोकती है। वर्णात्मक है ना, अलग अलग पदार्थों को अलग अलग व्यवहार कर रही है। अब यहाँ पर एक और देखिएगा इस सवाल का, कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली टूट जाए। अब देखते हैं, रियो की पत्तियों को पहले जल में उबालते हैं। रियो की पत्ती है वो जल में क्या करेंगे, अपन उबालेंगे, फिर चीनी की चाशनी की एक बूंद इसके ऊपर रखते हैं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि रियो की पत्ती आपने जल में उबाली तो पत्ती तो मर गई ना वहाँ पर। कोशिका को उबालने से ये कोशिका मर जाती है, इसलिए जीव द्रव्य कुंचन नहीं होगा। यदि कोशिका नहीं मरती तो उस केस में चाशनी की एक बूंद डालते तो वहाँ पर जीव द्रव्य कुंचन होता। जीव द्रव्य कुंचन होने का मतलब ये हुआ कि उनसे पानी बाहर निकलता कोशिका से, क्योंकि चीनी की चाशनी है वो है अति प्रासरण दाबी। अति प्रासरण दाबी का मतलब चीनी की शास्त्री है उसमें विलेय ज़्यादा है, क्या है, विलेय ज़्यादा है, पानी कम है। पानी कम है तो उस पत्ती की कोशिका से पानी बाहर निकलता और वो सिकुड़ जाती, जिसे जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि पत्तियों को पहले जल में उबाला तो उसकी कोशिका ही मर गई।
नेक्स्ट है कोशिका से गोल्जी उपकरण को हटा दिया जाए। अब गोल्जी उपकरण आप हटा देंगे तो पैक कहाँ पर करेंगे चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, जो ईआर में डालकर अपन ले जाते हैं, वो पैक कहाँ पर करेंगे, किसमें बंद करेंगे? सभी प्रकार की पुट्टिकाओं का बनना बंद हो जाएगा, बंद करेंगे ही नहीं, पुट्टिका ही नहीं बनेगी, पुट्टिका नहीं बनेगी तो कैसे काम चलेगा। अब आर और एस में क्या अंतर है, ये सवाल भी देख लो। आर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एस यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइबोसोम जो सभी सक्रिय कोशिका में विद्यमान होते हैं, राइबोसोम सभी कोशिकाओं में रहेंगे। प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थल उपलब्ध कौन कराता है? राइबोसोम कराता है। अंत्यद्रव्यी का जालिका इन प्रोटीनों को विभिन्न स्थानों पर भेजने में सहायता, आपको पता है ये ईआर ही एक स्थान से दूसरे स्थान इन प्रोटीन वगैरह को भेजती है। चिकनी अंत्यद्रव्यी जालिका वसा एवं लिपिड निर्माण में सहायता करती है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो एससीआर है ये लिपिड और वसा का निर्माण करती है, वसा और लिपिड निर्माण जो प्रोटीन के साथ मिलकर कोशिका झिल्ली के निर्माण में सहायता करती है। तो ये चिकनी अंत्यद्रव्यी जालिका है, ये प्रोटीन के साथ मिलकर कोशिका झिल्ली के निर्माण में भी सहायता करती है। तो कोशिका झिल्ली के निर्माण में भी चिकनी अंत्यद्रव्यी जालिका सहायता करती है, क्योंकि ये प्रोटीन के साथ मिलकर करती है। जो चिकनी अंत्यद्रव्यी जालिका वसा और लिपिड मिलाएगी, साथ में प्रोटीन मिल गया यानी प्रोटीन वसा लिपिड मिल गया तो ये क्या बना देंगे? कोशिका झिल्ली बना देंगे। तो चिकनी अंत्यद्रव्यी जालिका की बात करें तो एसईआर की सतह पर राइबोसोमीय कण नहीं होते, एसईआर में राइबोसोमीय कण नहीं होते, लेकिन आरईआर की सतह पर राइबोसोमीय कण होते हैं और एसईआर में नहीं होते, तो ये चिकनी दिखाई देती है। और जो खुरदरापन है ना आरईआर, वो उसमें ऊपर राइबोसोम की कहानी दिखाई देती है। लिपिड एवं वसा अणुओं के निर्माण में सहायता करती, प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थल उपलब्ध कराती हैं रुक्ष अंत्यद्रव्यी जालिका, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम है और राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो जगह कहाँ पर है, तो आरईआर जगह है। आरईआर के ऊपर कौन है? आरईआर के ऊपर राइबोसोम है और राइबोसोम में क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रहा है। तो राइबोसोम में प्रोटीन बन रहा है तो जगह कौन दे रहा है? आरईआर दे रहा है। तो ये आरईआर की जगह पर जो प्रोटीन होगा और एसईआर जो लिपिड और वसा बनाएगी, ये तीनों ही मिलकर कोशिका झिल्ली बना देंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब एनसीईआरटी की ये सारे सवाल तो आपके यहाँ से कंप्लीट होते हुए जो एग्जाम्पलर के सवाल लगभग यहाँ पर आपके कंसेप्ट सहित क्लियर हो गए। अब देखते हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको एक तरीके से कंक्लूड करेंगे इस पूरे टॉपिक को। और ये पूरा एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक का जो सेल वाला टॉपिक था, कोशिका वाला टॉपिक था, अब जो रह गई ये चीज़ें वो देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली का बना है। 3 जो केंद्रक है माइटोकॉन्ड्रिया है और लवक है, ये तीनों ही कोशिकांग डबल सेल मेम्ब्रेन से बने हुए हैं। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की 2 झिल्ली, उसमें बाहरी झिल्ली क्या है? वो हॉल वाली होती है। भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। ये वलय एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र में बड़ा बनाती है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। एटीपी है ना, ये कोशिका की ऊर्जा है। कोशिका की ऊर्जा क्या है? एटीपी है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें उसका अपना डीएनए अथवा राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई, अपनी पूरी स्ट्रक्चर है वो कोशिका से ही बनी है। तो अपनी मूलभूत जो नींव रखी है ना अपने शरीर की, वो कोशिका ने रखी। तो मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका। नेक्स्ट है कोशिका के चारों ओर क्या होती? प्लाज्मा झिल्ली होती। ये झिल्लियाँ किससे बनी होती? तो प्लाज्मा झिल्ली अपन ने अभी देखा है लिपिड वसा प्रोटीन से होती हैं। जो ईआर एसईआर में आपको लिपिड और वसा मिल जाएगी, प्रोटीन है वो राइबोसोम से मिल जाएगा। जो आरईआर पे पड़ा रहता है राइबोसोम, तो यहाँ से मिलकर अपनी कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली बन जाती है लिपिड और प्रोटीन से। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली की चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति जो पादप कोशिका की रहती है कोशिका झिल्ली के चारों ओर, ये किससे बनी होती है? ये सेलुलोज से बनी होती है। पादप की कोशिका में स्थित कोशिका भित्ति फंजाई तथा बैक्टीरिया को अलप्राशन दाबी घोल में बिना फटे जीवित रहने देती। तो यही कारण है कि पादप कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति है ना, ये अलप्रासानी दाबी विलयन में भी एक बिना फटे जीवित रह जाती है। ईआर अंतःकोशिकीय परिवहन तथा उत्पादक सतह के रूप में कार्य करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो परिवहन के लिए कार्य करता है। अंतःकोशिकीय यानी कोशिका के भीतर एक जगह से दूसरी जगह जाना है कोशिका दरों में, तो वो ईआर है, वो एज ए आपको चैनल प्रोवाइड कराएगा। गोल्जी बॉडी झिल्ली युक्त पुट्टिकाओं का स्तंभ है। गोल्जी बॉडी में क्या है? झिल्ली युक्त पुट्टिकाएं हैं। ये कोशिका में बने पदार्थों का संचयन करती हैं। तो कोई स्टोर चीज को करना, रूपांतरण करना, पैकेजिंग की जाती है। गोल्जी बॉडी में पैकिंग की जाती है। अधिकांश परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय राजधानी होती है। कोशिका की स्फीति को बनाए रखती है। राजधानी का क्या कार्य है? कोशिका की स्फीति को बनाए रखना, अपशिष्ट पदार्थों का महत्वपूर्ण पदार्थ संचित करनी है, अपशिष्ट पदार्थों को भी बाहर फेंकती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई भी झिल्ली
युक्त अंग नहीं होता, सभी को पता है। उनके क्रोमोसोम के स्थान पर न्यूक्लिक अम्ल होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त अंग नहीं होता है, तो वहां पर जो क्रोमोसोम है गुणसूत्र के स्थान पर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, और उनमें केवल छोटे राइबोसोम अंग ही होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा कोशिकांग होता है, राइबोसोम होता है। जीवधारियों में कायिक वृद्धि हेतु कोशिकाएं विभाजित होती है। अब कोशिका विभाजन देख लेते हैं। कोशिका विभाजन कायिक वृद्धि हेतु, अपने शरीर के बढ़ने हेतु एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनती है, पुरानी से नई कोशिका। उसमें दो टाइप के विभाजन, एक सूत्री विभाजन, एक अर्धसूत्री विभाजन। तो सूत्री विभाजन कब होता है, तो कोशिका विभाजन की इस प्रक्रिया में अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती है। अपना शरीर जो वृद्धि के लिए जो बनता है, अब ये घाव वगैरह हो गया है, मरम्मत के लिए है, तो उस हेतु क्या होती हैं, एक नई कोशिका बनती है ना, वो सूत्री विभाजन से ही बनती है। तो ये सूत्री विभाजन इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जैसे मातृ कोशिका पुरानी कोशिका है, तो ये विभाजित होकर दो संतति कोशिका बनाएगी एक ही रूप की। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिकाओं के समान होती है। जितने मातृ कोशिका में गुणसूत्र है उतने ही आपकी संतति कोशिका में रहेंगे। ये जीवों में वृद्धि एवं उत्कों की मरम्मत में सहायता करती है। जीवों में वृद्धि और मरम्मत के लिए सूत्री विभाजन रहता है। और अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन संतति निर्माण के लिए होता है। जनन के समय जो विभाजन होता है ना, वो अर्धसूत्री है, प्रजनन के समय। और अपने जो घाव वगैरह है, अंगों की मरम्मत है, उत्कों की शरीर की वृद्धि के लिए समसूत्री विभाजन, ये अलग थोड़ा ध्यान रखना है। अर्धसूत्री विभाजन जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों तथा उत्कों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती हैं। तो यही होता है प्रजनन में है, सबसे पहले युग्मक मिलकर युग्मनज बना देते हैं, निषेचित होकर संतति निर्माण होती है। तो ये सारा क्रिया है अर्धसूत्रण के द्वारा होती है। इसमें दो विभाजन होंगे अर्धसूत्रण द्वारा, दो की जगह 4 नई कोशिकाएं बनेगी। समसूत्री में कितनी बन रही थी, 2 बन रही थी संतति कोशिका, यहाँ पर 4 नई कोशिकाएं बनेगी। तो नई कोशिकाओं में मातृ कोशिका की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, ये ध्यान रखना। बाकी आपने देखा समसूत्री में गुणसूत्रों की संख्या हमेशा मातृ कोशिका के समान रहती है, लेकिन जब आपने अर्धसूत्री में देखा तो मातृ कोशिका की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। आधे माता के गुणसूत्र, आधे पिता के गुणसूत्र हैं। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं, आपको पता है केंद्रक में ही गुणसूत्र होते हैं, जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकर दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुणों की जो सूचना होती है वो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में जाती है। आप अपने भाई की तरह दिखते हो, या फिर ये किस कारण है, कैसे एक रूपांतरित हो रही चीज़ें, तो क्रोमोसोम में ये स्थानांतरित हो रहे हैं आनुवांशिक गुण। क्रोमोसोम से ही माता पिता से संतति में ये चीज़ें जा रही हैं, गुण जा रहे हैं जो संतति में जाते हैं। क्रोमोसोम में डीएनए तथा क्रोमोसोम किससे बना, आगे सवाल आपने ऊपर देखा है, डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं क्रोमोसोम। डीएनए अणु में कोशिका की निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। कोशिका कैसे बनी है, पूरा कोड डीएनए में आपको मिलेगा। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जो डीएनए में क्रिया चीज कोई काम करने वाली चीज़ है वो जीन ही है। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही है उसमें ये डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुट्टिका के साथ होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। तो फोटोसिंथेसिस में बैक्टीरिया में जो क्लोरोफिल है वो झिल्लीदार पुट्टिका में रहेगा, और बाकी बैक्टीरिया के अतिरिक्त यूकैरियोटिक कोशिका में जो क्लोरोफिल है वो प्लास्टिड में रहता है। तो ये अंतर है इसमें। अब देख लेते हैं ये वीडियो आपका अंतिम जो कोशिकांग का नाम और खोजकर्ता, जो इस बुक एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो अपन देख लेते हैं। एनसीईआरटी में कोशिका वाले मैंने बता दिया, सिद्धांत किसने दिया जो दे रखा है, और जो एक तरीके से पुरानी कोशिका से नई कोशिका बनती है ये चीज़ किसने बताई, जो विर्चो ने बताई थी। केंद्र की खोज किसने की थी, सबसे पहले कोशिका की, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। ये अपना एनसीईआरटी में फैक्ट थी। इसके अतिरिक्त ये बात करें कोशिका झिल्ली की खोजकर्ता कौन है, तो रॉबर्ट हुक है। 1665 में कोशिका के साथ ही कोशिका झिल्ली भी इन्होंने डिटेक्ट की। तारक केंद्र जो सेंट्रियोल है इसके खोजकर्ता है दोस्तों बेनेडेन। कौन है, तारक केंद्र बेनेडेन। तारक केंद्र बेनेडेन 1883 में। गोल्जी बॉडी, कैमिलो गोल्जी आपको पता है 1898 में गोल्जी बॉडी। लाइसोसोम की खोज किसने की है, डी डवे ने की है। लाइसोसोम की खोज 1955 में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है, रिचर्ड ऑल्टमैन ने की है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्टमैन 1894। लाइसोसोम डी डुए। गोल्जी उपकरण कैमिलो गोल्जी। माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्टमैन। न्यूक्लियस केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने
1930-33 के दौरान की थी। राइबोसोम की राइबोसोम पैलेडे, जॉर्ज पैलेडे 1955 में राइबोसोम। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की है? तो ये दोस्तों अल्बर्ट क्लाउड। अब ईआर है, क्लाउड है, बादल ही बादल है। ईआर क्या करती है? एक जगह से दूसरी जगह बादल जाते हैं, इसी टाइप से ये भी चैनल प्रोवाइड कराती है। तो अल्बर्ट क्लाउड और कीम पोर्टर ने ये ईआर हैं इसकी खोज की। रिक्तिका वैक्यूल्स की खोज किसने की? रिक्तिका की खोज की थी एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने रिक्तिका की खोज की थी 1676 में। प्लास्टिड की खोज किसने की थी? अर्नस्ट हेकल ने की थी 1866 में। प्लास्टिड लवक की खोज है वो हेकल ने कर दी थी। गुणसूत्र की खोज वाल्थर फ्लेमिंग ने की थी 1882 में। तो फ्लेमिंग ने गुणसूत्र की खोज। अब यहाँ पर जो खोज से संबंधित और इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसके इसके साथ ऐड करना जरूरी है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज है वो आपने देख ली, फ्लेमिंग ने की है। तो अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने 1857 में मांसपेशी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन किया था। और रिचर्ड ऑल्टमैन ने पहली बार 1894 में तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो कोशिका अंग के रूप में तो ऑल्टमैन ने की थी, और उससे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन कर लिया था वो कोलिकर ने किया था। और जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है ये बेंडा ने दिया था। बैंड बजाई है माइटोकॉन्ड्रिया नाम की। गुणसूत्र की फ्लेमिंग ने, मैंने तो उल्टा बोल दिया, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया में ही जो गुणसूत्र क्रोमोसोम है वो फ्लेमिंग ने किया था। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज है वो अल्टमैन ने की थी, और माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया था बेंडा ने। प्लास्टिड 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने नाम गढ़ा था। प्लास्टिड नाम है, इसको कॉइन किया था हैकल ने। और 1883 में एंड्रिया सिम्पियर प्लास्टिड की स्पष्ट परिभाषा देने वाले पहले व्यक्ति थे। गुणसूत्र शब्द का निर्माण है वो वाल्डियर ने किया था, और गुणसूत्र की खोज करता है वो फ्लेमिंग मानते हैं, लेकिन ये शब्द है बाद में कॉइन किया था 1888 में वो वाल्डियर ने किया था। तारक काय की खोज वान बेंट्रेन ने 1883 में की, और बोवेरी ने 1888 में इसका नामकरण किया था तारक काय सेंट्रोसोम। तो ये प्रमुख खोज से संबंधित आपका कंसेप्ट। और इस प्रकार ये पूरा वीडियो थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन आई होप यदि सेल से सवाल आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। बाकी सेल में ये जंतु कोशिका पादप कोशिका का एक बार इमेज आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। और मानव शरीर की विभिन्न कोशिकाओं के बारे में बात करें तो रुधिर कोशिका ऐसे दिखती है, चिकनी पेशी कोशिका ऐसी है, अंडाणु ऐसा है, शुक्राणु ऐसा है, अस्थि कोशिका है, वसा कोशिका ये है, तंत्रिका कोशिका जो इस टाइप से नरो सेल होते हैं, इसमें ये एक्सॉन रहता है, ये पूरी सेल बॉडी रहती है, और इसके अंदर न्यूक्लियस है। और ये आपको दिख रहा है ना पेड़ की जो शाखाएं वो डेंड्राइट है। तो इसके ये आपको नाम पता होना चाहिए। बाकी आपने समसूत्री विभाजन देखा, अपना शरीर जो वर्दी करता है या फिर मरम्मत के लिए रहता है समसूत्री विभाजन, इसमें मातृकोशिका 2 संतति कोशिका विभाजित होती है जिसमें गुणसूत्र इक्वल रहते हैं। नंबर ऑफ गुणसूत्र है ये समान समान रहेंगे, 1 2 3 4, इसमें भी 4। और बाकी मातृकोशिका से असूत्री विभाजन 2 टाइप का रहेगा असूत्री विभाजन में, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। तो इस टाइप से ये जो इमेज थी इस वाले चैप्टर में वो यही इमेज थी, बाकी नहीं थी एनसीईआरटी की बुक में। तो ये एग्जाम्पलर सहित आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ तो कमेंट सेक्शन में यस कर देना। इस टाइप से और वीडियो चाहिए तो अपन ये सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे यदि आपका अच्छा रेस्पॉन्स आया, लाइक वगैरह अच्छा आया। और इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो ट्रेंड जीके सर्च करके, टॉप ट्रेंडिंग जीके सर्च कर लेना, टॉप ट्रेंडिंग जीके, जहाँ से आप ज्वाइन हो जाना, ब्लू टिक लगा हुआ उसी चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसमें पीडीएफ फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। पूरा वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आप टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन किए, मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे, प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं लगा रहे, अभी भी आपके पास अवसर है। टीटीजी के कूपन कोड से आज ही ज्वाइन कर सकते हो टेक्स्ट बुक की मॉक टेस्ट सीरीज़। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।